तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में थोड़ा सा प्रीलोग बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मान्यता को मानते हैं कि पुराने वक्त में जहां पर एक ऐसी तलवार हुआ करती थी जिसे विंड स्वॉर्ड कहा जाता था, जो कि हवा की पावर को यूज करते हुए माउंटेन्स के भी 2 टुकड़े कर सकती थी। वो इतनी पावरफुल तलवार हुआ करती थी कि वो जहां कहीं भी अपीयर होती वहां पर तबाही मच जाती थी। और उस तलवार के साथ जब उसको यूज किया जाता था बहुत ही जबरदस्त थंडर स्लैशेस लगती थी। वहां पर उसके अंदर से बहुत ज्यादा थंडर बोल्ट्स निकलते थे। इसी वजह से उस वर्ड को विंड एंड थंडर कहा जाता था। तो कहा जाता है कि अगर कभी तुम्हारे सामने स्वर्ड ऑफ विंड एंड थंडर आ जाए तो उसी वक्त वहां पर से भागना शुरू कर देना, क्योंकि तो अगर तुम उससे फाइट करोगे तो तुम मरोगे, क्योंकि तुम्हारा अंत यही होने वाला है। लेकिन अगर तुम उस तलवार के तुम्हारे सामने आने के बाद बचना चाहते हो तो अपना सर झुका दो और उसके सामने अपने घुटने टेकर माफी की भीख मांगो और सरेंडर कर दो। ये तो था एक थोड़ा सा प्रोलॉग स्वर्ड ऑफ विंड एंड थंडर की। तो अब यहाँ पर बात करते हैं उस बंदे की जो बंदा यहाँ पर इस स्वर्ड ऑफ विंड एंड थंडर को अपने हाथ में लेने वाला है, यानी हमारा हीरो। तो हमारा हीरो जो होता है वो अपनी याददाश्त खो चुका है और जहां पर वो एक घर में अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता है। तो वो कहता है कि मैंने रात के वक्त यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत गोस्ट लड़की को देखा था और मुझे लगता है कि वो यहीं पर है, वो हमारे घर में ही रहती है। और इसी के साथ ही वो एक बड़े से जार के पीछे छुपकर देख रहा था और कहता है कि मेरा नाम सांगू है और मैं 18 साल का हूँ। अपनी ग्रैंड माँ के साथ यहाँ पर इस कॉटेज के अंदर रहता हूँ। मेरी ग्रैंड माँ ने बताया कि जब मैं 15 साल का था तब मुझे बहुत ही बुरी तरह से किसी गैंग के लीडर और उसके साथियों ने पीटा था। मेरे चेहरे के ऊपर आप लोग इन सभी स्कार्स को देख पा रहे होंगे। इन सभी स्कार्स की वजह यही है कि मुझे बुरी तरह से पीटा गया, जिसकी वजह से मेरी मेमोरीज चली गई और मुझे पास का कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मेरे चेहरे के ऊपर जो स्कार्स जो है ये बता रहे हैं कि मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया होगा। फिर साथ ही वो कहता है कि मेरी यहाँ पर पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह के स्कार्स हैं, यानी बहुत सारे इस तरह के निशान हैं। मैंने अपनी ग्रैंड माँ को बताया भी था कि रात के वक्त में मुझे यहाँ पर अक्सर एक गोस्ट लड़की दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन ग्रैंड माँ कहती है कि तुम ठीक से सोते नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर रात को तो सपने आते हैं या फिर तुम दिन में बैठकर इस तरह कहानियां बुनते रहते हो, तुम्हें लड़कियों के सपने आते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, गोस्ट वगैरह कुछ नहीं होते। साथ ही सांगू कहता है कि ये काफी दिन पहले की बात है। रात के वक्त जब मैं पीक करने के लिए उठा और मैं बाहर जाकर पीक कर रहा था, नदी के किनारे खड़े होकर वो वहां पर मूत रहा होता है। तो जैसे वहां पर वो पीक कर रहा होता है तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से तो पानी गिरने की आवाज आती है। तो वो कहता है कि ये क्या, मेरे मूतने की आवाज इतनी तेज कैसे हो गई। तो फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो होती है वो नहा रही होती है। तो वो उसी नदी के पानी के साथ वहां पर नहा रही होती है और उसे देखने के बाद से काफी ज्यादा हैरानी होती है कि आधी रात के वक्त यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की पानी के किनारे नहा कैसे रही है। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है अपनी चादर उतारती है और चादर अपने आप से उससे कवर करती है और साथ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि मां सांगू जो होता है वहां पर उसे देख लेता है और वो लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो उसके सामने आकर कोई बात नहीं करती बल्कि चुपचाप खड़ी होती है। और इसी के साथ ही मां सांगू से कहता है कि रात के वक्त यहाँ पर नहाना काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी रात को नहाना अच्छा लगता है। सांगू जैसी वहां पर उससे बात करने के लिए अपने हाथों को उठाता है ताकि इशारा करके उससे बात कर सके। इसी के साथ ही उसकी जो पैंट होती है वो उतर जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तो वो लड़की उसकी उतरी पैंट की तरफ देखती है तो मां सांगू जो होता है इसी के साथ ही वो जल्दी से अपनी पैंट उतारता है और कहता है कि प्लीज माफ कर देना, मेरी पैंट यहाँ पर गिर गई। और इसी के साथ ही वो लड़की बड़ी तेजी के साथ उसके पास से गुजरती है। वो उसकी तरफ आगे भागती है और उसके पास से गुजरते हुए उसकी नेक के ऊपर वहां पर अपना हाथ मारकर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा सांगू जो होता है वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो वो कहता है कि वहां पर एक खूबसूरत लड़की थी जो कि एक गोस्ट है। और इसी के साथ ही बेहोश होने के बाद जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वहां पर जो मुर्गा होता है वो वहां पर कुकड़ू कुकड़ू कर रहा था और इसी के साथ उसकी आंख खुलती है। तो सबसे पहले उठने के बाद वो अपने बिस्तर के अंदर अपने पाजामा के अंदर अपने मुर्गे की तरफ देखता है कि उसका मुर्गा सेफ है या नहीं। फिर साथ ही उड़ता और बाहर आ जाता और कहता है कि ये कोई सपना ही हो सकता है, मुझे लगा शायद मैंने रात के वक्त यहाँ पर किसी लड़की को नहाते हुए देखा। और वहां पर से बाहर आता और साथ ही वो अपनी साइड की कॉटेज की तरफ देखता है जहां पर उसकी ग्रैंड माँ रहती है। तो वहां पर से वही खूबसूरत लड़की निकलकर बाहर आ रही होती है। तो जैसे सांगू उसकी तरफ देखता है वो उसे देखने के बाद वहीं पर रुक जाती है और मां सांगू चलाकर उसे कहता है तुम ही रात के वक्त वहां पर नहा रही थी। और वो लड़की जो होती है उसकी तरफ देखने के बाद वो जल्दी से भागती है, वापस अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तो मां सांगू भागता हुआ उसके पीछे जाता है और जाकर दरवाजा खोलता है और उसे कहता है कि भागने की कोशिश मत करो, तुम गोस्ट कहीं की, तुम वही भूतनी हो जो रात के वक्त वहां पर नहा रही थी। लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो वो लड़की गायब हो चुकी होती है, वहां पर कोई भी नहीं होता। तुम्हारे सांगू को इस बात से काफी बड़ा झटका लगता है। वो कहता है रात के वक्त भी वो लड़की गायब हो गई और अभी यहाँ पर गायब हो गई, एक बंद कमरे के अंदर से वो गायब कैसे हो सकती है। मुझे यहाँ पर इस बात का कंफर्म हो चुका है कि ये लड़की वाकई में एक गोस्ट है। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। सांगू कहता है कि आज तो मैं यहाँ पर उस गोस्ट को पकड़ कर ही रहूंगा, ग्रैंड माँ बाहर गई हुई है और मैं यहाँ पर उस गोस्ट लड़की को जरूर पकड़ लूंगा। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हमारे घर में से चीजें चोरी करने के लिए आती है। तो काफी देर वहां पर इंतजार करने के बाद कोई भी नहीं आता और इसी के साथ से ग्रैंड माँ की आवाज आती है। ग्रैंड माँ से कहती है सांगू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि यहाँ पर कोई भी गोस्ट नहीं है और तुम यहाँ पर बार बार गोस्ट को पकड़ने की कोशिश करते रहते हो। तो वो कहता है कि नहीं, इस बार मैं उस गोस्ट लड़की को जरूर पकड़ लूंगा। तो ग्रैंड माँ से कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि रात के वक्त
अगर तुमने कोई सपना देखा होगा जहाँ पर कोई भी घोस्ट लड़की नहीं है जिसे तुम जहाँ पर देखते हो वो तुम्हारे सपनों में होगी। तो वो कहता है नहीं नहीं ग्रैंडमा, मैंने जहाँ पर उसे देखा था, मुझे लगता है कि वो जहाँ पर हमारे घर से चीजें चोरी करने के लिए आती है। एक तो वो भूतनिया और ऊपर से वो यहाँ पर चोर भी है। तो ग्रैंडमा उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो सांगू, जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरे इस टोकरे को उठाओ क्योंकि मेरी गर्दन में दर्द होता जा रहा है और तुम जहाँ पर खड़े खड़े बकवास किए जा रहे हो। और इसी के ताजमा सांगू भागता हुआ जाता है, जाकर उसके सर के ऊपर से सेबू की टोकरी को उतारता है और उससे कहता है कि क्या आप वाकई में माउंटेन पर गई थी, लेकिन आपको सुबह माउंटेन पर जाने की क्या जरूरत थी, आप मुझे कह देती मैं वहां पर से जाकर इन सारे एप्पल्स को तोड़कर ले आता। तो ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी, चलो आओ हम लोग पहले मार्केट में चलते हैं और वहां पर से कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। तो सांगू उसे कहता है कि ग्रैंडमा मेरी एक बात तो बताएं, मुझे एक बात बताएं, क्या वाकई में जहां पर भूतनियां जो होती हैं वो फेरीज की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो सकती हैं? तो वो उसे कह जाए कि इस बात का क्या मतलब है? तो सांगू से कहता है कि जब मैंने पहली बार उस लड़की को देखा था, उस भूतनी को देखा था, तो उसे देखने के बाद वो लड़की जो थी वो मुझे देखने के बाद ब्लश कर रही थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी, लेकिन मुझे देखने के बाद ब्लश कर रही थी। तो इसी के साथ उसकी ग्रैंडमा जो होती है उसकी बात सुनने के बाद ब्लश करना शुरू कर देती हैं और हमारा सांगू वहां पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। फिर साथ ही वो लोग वहां से बाजार पहुंच जाते हैं। तो बाजार में जहां पर डिफरेंट शॉप्स होती है, क्योंकि बाजार है तो शॉप्स तो होंगी ही, और इसी के साथ ही वो लोग खाने की शॉप के बाहर जाकर बैठे होते हैं। वहीं पर बैठे बैठे हमारा सांगू जो होता है वो ग्रैंडमा से कहता है कि ग्रैंडमा मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, लगता है कि मैंने कोई बहुत ही बुरा काम किया होगा जिसकी वजह से उन गैंग्स के लोगों ने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा होगा। जरा देखो तो सही मेरे चेहरे के ऊपर कितने बड़े बड़े स्कार्स बने हुए हैं। अगर जहां पर गौर से स्कार्स की तरफ देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जहां पर छुरी या चाकू या फिर तलवार का यूज किया होगा मेरे चेहरे के ऊपर इतने स्कार्स देने के लिए, क्योंकि जहां पर बीटिंग यानी पंच मारने की वजह से तो इतने स्कार्स नहीं बन सकते। हमारा सांगू जब वहां पर ग्रैंडमा से पूछ रहा था तो उसकी ग्रैंडमा आगे से उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। तो इसी के साथ वो शॉपकीपर जो होता है वो बीच में पड़ जाता है और कहता है सांगू यहाँ पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर गली में पानी फेर दें ताकि यहाँ पर धूल मिट्टी ना उड़े। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर से बाल्टी उठाते हैं और बाल्टी उठाकर वहीं पर गली के अंदर पानी डालना शुरू कर देते हैं ताकि वहां पर से मिट्टी ना उठे। और दूसरी तरफ साथ ही में दिखाया जा रहा था कुछ सोल्जर्स जो होते हैं वो अपने घोड़ों के ऊपर उसी गांव की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें शायद जहां पर कोई इन्फॉर्मेशन मिली होती है, वो किसी को ढूंढने के लिए जहां पर आए होते हैं। तो हमारा सांगू और वो शॉपकीपर जो होता है वो दोनों वहां पर पानी छिड़क रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही शॉपकीपर उसे कहता है कि जरा सच्ची बताना, क्या वाकई में जिस गोस्ट लेडी को तुमने देखा था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी? तो सांगू से कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, मैं पहले भी उसे देख चुका हूं, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और इसी के साथ ही वो वहां पर ब्लश करना शुरू कर देता है। साथ उसे कहता है कि चांद की रोशनी में वो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्यारी और फेरी की तरह लग रही थी, वो बिल्कुल एक भूतनी नहीं लग रही थी और ऊपर से उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो ये बात सुनने के बाद शॉपकीपर उसे कहता है कि हाँ मुझे तो यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनकर ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। सांगू से कहता है कि हाँ मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है किसी ऐसे को बताकर जिसे मेरी बात के ऊपर भरोसा है। तो इसी के साथ शॉपकीपर उसे कहता है कि अगर वो लड़की भूतनी ही होती लेकिन मेरी जिंदगी में आई होती यानी मुझे मिली होती तो मैं तो कब का उसके साथ डेट पर चला जाता। जबकि ग्रैंडमा की बात सुनने के बाद चलाकर उसे कह दिया कोई बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो, भी एक छोटे बच्चे के साथ। इसी के साथ ही शॉपकीपर जो होता है उसकी बात सुनने के बाद फिर से वहां पर पानी पोर करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार जब वो पानी फेंकता है तो वो घोड़े के ऊपर जाकर गिरता है क्योंकि उसके सामने वो सोल्जर्स आकर खड़े हो जाते हैं और पानी उसके घोड़े के पांव के ऊपर जाकर गिरता है। और सोल्जर्स जो होते हैं वो सभी उनको गुस्से की निगाह के साथ वहां पर देख रहे होते हैं और सभी गांव वाले जो होते हैं वहां पर इकट्ठे आसपास जितने गांव वाले होते हैं वो सारे के सारे अपने हाथ में कोई ना कोई वेपन लेकर उनके आसपास जमा हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर उनके पास अटैक होने वाला है, क्योंकि सोल्जर्स आए तो कोई ना कोई मुश्किल तो जरूर क्रिएट करेंगे। इसी के साथ उन घुड़सवारों का जो कैप्टन होता है वो उन सभी से कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, हम लोग तुम्हारे गांव को लूटने के लिए या फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आए, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे गांव के रिप्रेजेंटेटिव से बात करना चाहते हैं। तो इसी के साथ उनके गांव का मेयर जो होता है निकलकर सामने आ जाता है और कहता है कि मैं इस गांव का मेयर हूं, बताइए आपको क्या चाहिए। तो इसी के साथ ही उसके सामने एक पोस्टर करते हैं और उसे कहता है कि क्या तुमने इस लड़की को यहाँ पर देखा है। और इसी के साथ ही वो जो पोस्टर होता है वो उसी लड़की का होता है, उस भूतनी का जो रात के वक्त हमारे सांगू को दिखाई देती है। तो वो कहता है कि नहीं, हम लोगों ने इस तरह की लड़की को अपने गांव में कभी नहीं देखा। तो जैसे वो उसे ये बात कहता है इसी के साथ ही मां सांगू चलाकर कहता है ये तो वही लड़की है, ये तो वही भूतनी है जिसे मैंने रात में देखा था। ये बात सुनते ही वो गार्ड जो होता है वो काफी हैरान होता है, जबकि इसी के साथ ही हमारे सांगू के साथ जो शॉपकीपर होता है उसका मुंह बंद करवाता है और कहता है कि ये तो बस एक बच्चा है जो यहाँ पर भूतों के बारे में इस तरह की बातें करता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लगता है कि ये रात के वक्त सपने देखता रहता है, इसी वजह से इसने इस तरह की बात कर दी, प्लीज इसकी बात को इग्नोर कर दें। लेकिन इसी के साथ ही वो जो सोल्जर होता है वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से साइड के ऊपर हटो, और साथ ही अपनी तलवार सांगू के सामने करता है और कहता है कि लड़कियां बकना स्टार्ट करो कि तुमने इस लड़की को कहां पर देखा है, अगर तुमने यहाँ पर गलत बताया तो फिर तुम्हें मार डालूंगा। जबकि ग्रैंडमा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस तलवार को मेरे बच्चे के सामने मत करो, इससे मेरे पोते को यहाँ पर चोट लग सकती है। जबकि मेयर भी उसे कहता है कि सर आप जिस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो इस गांव में नहीं है, मैं जहाँ पर इस बात की
छोड़ ही देता हूँ। लेकिन वो अपनी तलवार उसके गले पर रखता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, जिससे सवाल पूछा जाएगा सिर्फ वही जवाब देगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि बच्चे अब जल्दी से बताओ, तुमने सच बताना है कि तुमने क्या देखा था, तुम यहाँ पर किस भूतनी की बात कर रहे हो, यानी किस गोश्त की बात कर रहे हो। अगर झूठ बोला तो सभी लोगों को मार डालूंगा। तो इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है उसे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो सोल्जर उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। सांगू कहता है कि मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। जब किसी के साथ ही सोल्जर उसे कहता है कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर तो बहुत सारे कट के निशान है, तुम्हारे चेहरे के ऊपर इतने सारे स्कार्स क्यों है, ये कोई नॉर्मल बात तो बिल्कुल भी नहीं है। जबकि उसके साथ वाला शॉपकीपर उसे कहता है कि सर जब ये बच्चा था इस वक्त इसकी फाइट एक गैंग मेंबर्स के साथ हो गई थी, तो उस गैंग के लोगों ने इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, इसी वजह से इसके चेहरे के ऊपर इतने सारे निशान हैं। बात सुनने के बाद सोल्जर अपनी तलवार घुमाकर उसने जो एप्रन पहना होता है उसके रिबन को काट देता है और उसे कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा। जिससे यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है सिर्फ वही जवाब देगा। और फिर साथ ही वो हमारे सांगू से पूछता है कि बताओ कि तुम्हें ये स्कार्स कहां पर से मिले। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मुझे यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये स्कार्स कहां पर से मिले हैं। तो सोल्जर कहता है कि लगता है कि तुम ऐसे नहीं बताओगे। और ग्रैंडमदर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि मेरा बच्चा यानी मेरा पोता जो है वो अपनी मेमोरीज खो चुका है, इसे कुछ भी याद नहीं है, ये बहुत ज्यादा यंग और बहुत ज्यादा नाइव है, इसलिए प्लीज यहाँ पर इसे माफ कर दो। लेकिन इसी के साथ ही वो कैप्टन जो होता है उसके ग्रैंड माँ के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। जब उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि ग्रैनी तुम्हें कहा ना कि यहाँ पर बीच में मत बोलो, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे, अगर यहाँ पर दोबारा कोई बीच में बोला तो उसे मार दूंगा। लेकिन जैसे वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के बाद उसके चेहरे की तरफ देखता है तो ग्रैनी के चेहरे के ऊपर से मास्क फट जाता है, क्योंकि उसने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगाया होता है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुमने अपने चेहरे के ऊपर मास्क क्यों लगा रखा है, जल्दी से अपना मास्क उतारो। लेकिन इसी के साथ ही वो ग्रैनी जो होती है अपने हाथ से अपना नाइफ निकालकर सामने की तरफ थ्रो कर देती है, जो कि सीधा कैप्टन की बॉडी के अंदर जाकर लगता है और वो कैप्टन वहीं पर गिरकर मर जाता है। तो कैप्टन के मरने के साथ उसके बाकी के जितने शॉपकीपर्स होते हैं वो सारे के सारे उनके वेपन्स लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सिटी मेयर कहते हैं कि लगता है कि मैं फिर से यहाँ पर से भागकर जाना पड़ेगा। और बाकी के जो गार्ड्स होते हैं वो सेंटर में खड़े होते हैं और बाकी के यहाँ पर जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं वो सारे के सारे ग्रैनी के अपने ही लोग होते हैं और वो सभी लोग अपनी तलवारें निकाल कर आगे बढ़ते हैं और ग्रैनी से कहते हैं मिस आपके ऑर्डर्स क्या हैं। तो इसी के साथ ही उनसे कहते हैं कि सभी को मार डालो। और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं ताकि उनके पर अटैक करके उन्हें मार सके। तो वहां पर जितने लोग होते हैं वो कोई आम गांव वाले नहीं होते, बल्कि उसी के अपनी गैंग के मेंबर्स होते हैं और वो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर उनके पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। और देखते ही देखते वो सभी लोग क्योंकि बहुत अच्छे तलवारबाज होते हैं तो वो उन गार्ड्स को बड़ी आसानी से मार डालते हैं। और मां सांगू ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और वो कहता है कि ये क्या, ये सारे के सारे तो आम दुकानदार थे, ये सभी आम शॉपकीपर से, फिर इन सभी लोगों ने यहाँ पर इन सभी गार्ड्स को कैसे मार दिया। तो गार्ड्स के वहां पर मरने के बाद वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यंग मिस आप बताएं कि अब आगे क्या करना है। तो यंग मिस उन लोगों से कहती है कि अब हम लोग और ज्यादा एक साथ नहीं रह सकते, तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो पिछले कई सालों से तुम लोग यहाँ पर हमारा साथ दे रहे थे और इस सब में हमारा साथ दिया, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब तुम सभी को अलग होना होगा। कि मां सांगू जो होता है उसकी आवाज सुनने के बाद कहता है कि ये क्या, ग्रैंडमा की आवाज को क्या हो गया, इसकी आवाज तो बिल्कुल एक लड़की जैसी हो गई है। तो दूसरी तरफ से वो शॉपकीपर उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस बार में बहुत ज्यादा शर्मिंदा है कि हम लोग आपका और ज्यादा साथ नहीं दे सकते, लेकिन आपके ऑर्डर्स को भी तो फॉलो करना है, जैसा आप कहती हैं बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे। तो इसी के साथ यंग मिस उन लोगों से कहते हैं कि आज के बाद से हम सभी लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पहचानेंगे, तुम में से कहीं पर भी अगर कोई हमें मिल जाता है तो एक दूसरे को पहचानना मत और अपनी जाकर अपनी रोजमर्रा की लाइफ गुजारो जैसे तुम गुजारना चाहते हो, ऐसे तुम्हारा मिशन हमारे साथ खत्म होता है। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं ठीक है यंग मिस, जैसे आपके ऑर्डर्स, लेकिन आप भी यहाँ पर अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। और साथ ही उनमें से एक आगे बढ़ता जाकर सांगू से कहता है हम यहाँ पर तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम लोग दोबारा एक दूसरे को देख पाएंगे। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर से उड़ जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं तो वो सभी लोग बड़ी तेजी के साथ वहां पास चले जाते हैं। तो मां सांगू ग्रैंडमा की तरफ देखता और कहता है ग्रैंडमा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसी के साथ ही उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि पहले मेरे साथ चलो, हमें किसी सेफ जगह के ऊपर जाना होगा, वहां पर जाने के बाद मैं तुम्हें सारी की सारी बात बता दूंगी। और इसी के साथ उसे लेकर वो आगे की तरफ भागना स्टार्ट करती है, फिर साथ ही वो भी उड़ना शुरू कर देती है। तो मां सांगू क्योंकि उसने अभी तक यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को नहीं सीखा या फिर उसे याद नहीं है कि उसे मार्शल आर्ट्स आती भी है या नहीं, और वो इस बात से काफी हैरान होता है कि उसकी ग्रैंडमा उसे अपने साथ लेकर उड़ रही है। ग्रैंडमा उसे वापस से लेकर आने के बाद घर आती है ताकि वहां से जरूरी सामान लिया जा सके, जबकि मां सांगू वहीं पर उल्टियां कर रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ग्रैंडमा उसे कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उसका मतलब सही है कि हमें यहाँ पर से जाना होगा, हमें किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। तो सांगू कहता है लेकिन पहले तुम्हें मुझे यहाँ पर सारी की सारी बात बतानी होगी कि हो क्या रहा है, और वो सभी गांव वाले वो सभी तुम्हें यंग मिस क्यों कह रहे थे, आज यहाँ पर क्या चल रहा है, अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाने वाला। और इसी के साथ ही वहां पर उसके सामने अपने घुटने टेक दिया, फिर साथ ही वहां पर उसे कहती है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी बात बताने वाली हूँ, आप पूछोगे तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। तुम्हारा सांगू से कहता है ग्रैंडमा ये तुम क्या कर रही हो, नहीं या मेरा मतलब है कि तुम कौन हो ग्रैंडमा, आखिर तुम हो कौन। तो इसी के साथ ही उसे कहती है कि मेरा नाम शिन सो यांग है, फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर मेरा नाम याद नहीं है,
लेकिन असल में हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के सबऑर्डिनेट हैं, हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो सांगू चलाकर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस नाम के बारे में कुछ भी नहीं जानता, अचानक से तुम यहाँ पर ये कह रही हो कि तुम्हारा नाम शिंग शोयांग है, मैं यहाँ पर कैसे मान लूं कि तुम्हारा ये नाम है। और इसी के साथ उसके सामने उनका खड़ी होती है और उसका कद जो होता है काफी लंबा हो जाता है, क्योंकि असल में वो ग्रैनी तो है ही नहीं, उसने अपनी अपीयरेंस को चेंज किया होता है। और इसी के साथ ही वो अपने चेहरे के ऊपर से मास्क उतार देती है और उसके नीचे से वही खूबसूरत भूतनी निकल आती है। तो वो उसे कहता है कि ये क्या, तुम तो वही गोस्ट हो, मैंने तुम्ही को उस रात देखा था और फिर साथ ही मैंने तुम्हें वहां पर किचन में भी देखा था। तो वो उसे कहती है प्लीज यंग मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे यहाँ पर अपना रूप बदलना पड़ा क्योंकि सभी लोग मेरा चेहरा पहचानते हैं, इसी वजह से मुझे यहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए अपना रूप बदलकर आपके साथ रहना पड़ा। हर रात मैं आपकी बॉडी के ऊपर एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करती हूँ ताकि आप पूरी रात सोते रहें और आप जागे नहीं, ताकि मैं यहाँ पर अपनी असल रूप में बाहर रह सकूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी एक्यूपंक्चर की टेक्निक जो है वो आपके ऊपर ज्यादा काम नहीं कर रही, उसका असर कम होता जा रहा है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो इंटरनल पावर्स हैं वो जागती जा रही हैं। जैसे जैसे आपकी पावर्स वापस आ रही हैं वैसे वैसे मेरी एक्यूपंक्चर टेक्निक आपके ऊपर काम नहीं कर रही। मां सांगू से कहता है कि तुम किस इंटरनल स्ट्रेंथ की बात कर रही हो, मेरे पास तो कोई इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है, ना ही कभी मैंने मार्शल आर्ट्स को सीखा है, लेकिन तुम लोग हो कौन और तुम लोग मेरे लिए क्यों सब कुछ कर रहे हो। तो मिस शेन उसे कहती है कि हमारे ऊपर तुम्हारे एहसान है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर उस एहसान का बदला चुकाने के लिए तुम्हारे साथ हैं। हम लोगों ने कसम खाई थी कि हम लोग बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन में गुजारेंगे, यानी कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसकी बात सुनने के बाद सांगू से कहता है कि अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर मैं यहाँ पर इतना खास क्यों हूँ, आखिर मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ और तुम यहाँ पर तुमने कसम क्यों खाई थी मुझे प्रोटेक्ट करने की। तो उसकी बात सुनने के बाद मिस शिन वहां पर खामोश रहती है, लेकिन सांगू चलाकर उसे कहता है कि अब तुम बोल क्यों नहीं रही, तुम बता क्यों नहीं रही कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ। तो इसी के साथ मिस शिन उसे कहती है क्या तुमने यहाँ पर म्यूरियम के दो बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स यानी कि दो पावरफुल स्वर्ड्समैन और मार्शल आर्टिस्ट के बारे में सुना है, उनमें से एक का नाम मो वैंग था और दूसरे का नाम माजे था। म्यूरियम में ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उन दोनों को जिसने मारा था उसका नाम डोंग बैंग मुई था और डोंग बैंग मुई तुम हो, यानी कि तुमने उन दोनों को मारा था, यानी कि तुम एक बहुत ही खतरनाक कातिल हो। ये बात सुनते ही हमारा सांगू जो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं कातिल हूँ। तो यहाँ पर एपिसोड के एंड पे आप सभी लोगों को पता चल ही गया था कि हमारे सांगू का असली नाम डोंग बैंग मुई है और वो असल में कातिल है जिसने यहाँ पर म्यूरियम में दो बहुत ही खतरनाक और पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट की जान ली है। तो मैं आगे भी यहाँ पर इसे सांगू ही कहूंगा क्योंकि सांगू ज्यादा सिंपल है डोंग बैंग मुई के मुकाबले में। तुम्हारा सांगू उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सोच रहा था किसने यहाँ पर जो कुछ भी कहा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, क्या वाकई में मैं यहाँ पर डोंग बैंग मुई हूँ और क्या वाकई में मैंने यहाँ पर म्यूरियम के दो खतरनाक और पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट की जान ली है। सांगू जब वहां पर उसकी सारी बातें सुनने के बाद कंफ्यूज हो रहा था तो उसी के साथ ही वो अपने पास से मीट का एक टुकड़ा निकालती है और उसे कहते हैं कि जल्दी से इस मीट के टुकड़े को खा लो। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर साथ ही उसे कहता है कि मिस कोस्ट मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तुमसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल पूछने हैं, क्यों मैं यहाँ पर तुमसे सारे सवाल पूछ सकता हूँ, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। तो मिस शेन उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर मुझसे सवाल पूछ सकते हो। तो इसी के साथ सांगू से कहता है कि मुझे ये बताओ कि मेरी मेमोरीज कैसे चली गई, मेरी मेमोरीज को क्या हुआ है। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मेमोरीज कैसे चली गई, लेकिन जब तुम्हारी मेमोरीज चली जाने वाली थी उससे पहले तुमने मुझे यहाँ पर कुछ कहा था, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी पावर्स है जिनको तुम हैंडल नहीं कर पा रहे, तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ जो थी बहुत ज्यादा पावरफुल थी जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो मैं सांगू से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। वो उसे कहता है कि मुझे भी इस बात का कोई मतलब पता नहीं है क्योंकि मुझे डिटेल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारी मेमोरीज के जाने से पहले एक बार तुमने मुझसे बात की और तुमने कहा था कि बहुत ही जल्दी मेरी मेमोरीज चली जाएंगी एक शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कुछ अरसे के लिए मेमोरीज चली जाएंगी और मेरी मेमोरीज के चले जाने के बाद तुम्हें जहां पर मेरी प्रोटेक्शन देनी होगी, यानी कि तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी और कुछ ही अरसे के बाद मेरी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। सांगू से कहता है क्या वाकई में ये सच है। तो वो कहती है हाँ तुमने खुद ही ये बात मुझसे कही थी कि तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। तो हमारा सांगू से कहता है चलो अच्छी बात है कि मेरी मेमोरीज मुझे वापस मिल जाएंगी, तो कम से कम मुझे पता तो चलेगा मेरा ओरिजिन क्या है, मैं कहां से आया हूं। फिर साथ ही उसे कहता है मुझे बताओ कि अब हम लोग यहाँ पर से कहां जाने वाले हैं। तो मिस शेन उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होती है, फिर साथ उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर से वहीं पर जाएंगे जहां पर तुम कहोगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरीज नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमें वेट करना पड़ेगा। तो सांगू से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि हमें वेट करना पड़ेगा, तुम्हें लगता है कि मेरी मेमोरीज जो है वो इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाली। सांगू से कहता है कि हम लोग कम से कम किसी ऐसी जगह के ऊपर तो जाकर छुप सकते हैं ना जहां पर कोई हमें ढूंढे ना और हम लोग सेफली वहां पर रह सकते हैं। तो वो उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं। तुम्हारे चेहरे के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक 18 साल की बच्ची हो, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को ऐसा नहीं लगता कि तुम एक कातिल हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी
है वो डिफरेंट है, सभी लोग उस एनर्जी को पहचान सकते हैं। तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही स्पेशल एनर्जी है। तो सांगू कहता है कि उस स्पेशल एनर्जी को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं स्पेशल एनर्जी को मर्डरस नेचर कहते हैं। तुम्हारी बॉडी के अंदर इस तरह की स्पेशल एनर्जी है जो कि कातिलों के पास होती है, यानी कि तुम एक बॉर्न किलर हो जो यहाँ पर किसी को भी बड़ी आसानी से मार सकता है और तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी पछतावा भी नहीं होता। तो इसी के साथ में शीनू से बताती है कि मर्डरस नेचर जो होती है वो एक बहुत ही पावरफुल इंटरनल फोर्स है। इस इंटरनल फोर्स के साथ पैदा हुए जितने लोग होते हैं उन सभी को पैदा होते ही मार दिया जाता है, क्योंकि बाद में बड़े होने के बाद वो बिल्कुल एक डीमन बन जाते हैं। बड़े होने के बाद जब उनकी मर्डरस इंटेंट जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके सामने जो भी आता है उसे मार डालते हैं। मिस शीनू से बताती है कि इस वक्त मावा पैलेस के और माचे के लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। जिन लोगों को तुमने मारा था उनके लोग अपने मास्टर्स का बदला चाहते हैं और वो हर जगह के ऊपर तुम्हें और मुझे ढूंढ रहे हैं। हम लोग इस पूरी म्यूजियम में वांटेड है और हमें ढूंढते ही मार डालेंगे। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं क्यों ना हम लोग नेक्सजैंग की तरफ जाए, क्योंकि तुमने जहां पर अपनी मेमोरीज के जाने से पहले बताया था कि नेक्सजैंग में तुम्हारे ग्रैंडपा रहते हैं, वहां पर तुम्हारी फैमिली है। तो सांगू इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है क्या मेरी फैमिली भी है? तो वो कहती है हाँ तुम्ही ने मुझे बताया था कि वहां पर तुम्हारे ग्रैंडपा रहते हैं, तो चलो फिर यहाँ पर से नेक्सजैंग में चलते हैं, हो सकता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा के जाकर वहां पर जाकर तुम्हें प्रोटेक्शन मिल सके। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों वहां पर से आगे की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं। तो रास्ते में हमारा सांगू जो होता है सारी चीजों को एनालाइज कर रहा होता है, क्योंकि काफी अरसे के बाद वो यहाँ पर से बाहर निकला और अब यहाँ पर सारी चीजें देख रहा होता है। तो वहीं पर रास्ते में एक गांव में एक बड़ा सा ट्री होता है। तो वहां पर रुकने के बाद वो शिन से कहता है कि मिस गोस्ट मेरी बात सुनो। वो उसे कहती है कि मेरा नाम शिन सो यांग है, तुम यहाँ पर बार बार मुझे गोस्ट कहना बंद करो। तो वो उसे कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, मुझे सूसू करनी है, तो क्या मैं उस पेड़ के पास जाकर सूसू कर लूं? तो वो कहती है अच्छा ठीक है जाओ सूसू कर लो। और इसी के साथ ही वहां सांगू जो होता है भागता हुआ जाता है और पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, साथ ही अपनी बेल्ट खोलता है। जैसे वहां पर सूसू करने लगता है तो वहीं पर पेड़ के नीचे उसके सामने एक बंदा लेटा होता है। तो उसे देखने के बाद वो कहता है कि ये यहाँ पर लेटा हुआ है। तो वो जल्दी से भागता हुआ झाड़ियों में चला जाता है, वहां पर जाकर सूसू करना शुरू कर देता है, लेकिन साथ उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। तो वो बंदा अपनी आंखें खोलता है और उसे कहता है कि लड़के अपनी सूसू के ऊपर ध्यान दो, कहीं अपने कपड़ों पर मत कर लेना। सांगू से कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी तरफ ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे बालों का कलर काफी ज्यादा अजीब है। जबकि वो आदमी उसे कहता है लेकिन मुझे तो यहाँ पर अपने बालों के कलर से ज्यादा तुम्हारा घूरना ज्यादा अजीब लग रहा है, जिस तरह से तुम यहाँ पर मुझे घूर घूर कर देख रहे हो। मिस शिन जो होती है वो भी पेड़ के दूसरी तरफ जाकर टेक लगाकर बैठी होती है। जैसी वो ये बात सुनती है कि वहां पर वो किसी से बात कर रहा था, वो जल्दी से जंप करते हुए उस तरफ आ जाती है और आकर उसे कहते हैं कि सर प्लीज माफ कर दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर से गुजर कर जा रहे थे, इस लड़के ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। और इसी के साथ ही वो जाकर माया सांगू का हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो माफी मांगो, यहाँ पर से चलते हैं। जैसी वो जाने लगती है तो माया सांगू अपने पास से मीट का टुकड़ा निकालता है और उसे कहता है कि ये लो इसको खा लो। तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भिखारी दिखाई देता हूँ? जबकि माया शिन भी उसे कहती है कि ये तुम इसे यहाँ पर क्यों दे रहे हो, क्या तुम्हें ये कोई भिखारी दिखाई देता है? तो माया सांगू कहता है नहीं, जब मैं यहाँ पर सुसु करने के लिए रुका था तो इसके पेट के अंदर से ग्रोल की आवाज आ रही थी, मुझे लगता है कि इसे भूख लगी है, मैं यहाँ पर बस एक भूखे आदमी को खाना दे रहा हूँ। तुझे बात सुनने के बाद वो रेड हेयर उसे कहता है कि तो क्या तुम्हें तो यहाँ पर बात करने की तमीज नहीं है। लेकिन इसी के साथ माया सांगू उसका हाथ उठाता है, उसका हाथ उठाकर उसकी मुट्ठी खोलता है और उसके अंदर गोश्त का टुकड़ा रख देता है और उसे कहता है कि इसे खा लेना, हम लोग जहाँ पर से जा रहे हैं। जबकि वो आदमी जो होता है उस गोश्त के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़कर देख रहा होता है जहाँ पर क्या हो रहा है। ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही पागल है और साथ ही वो सोच रहा था अभी भी जाकर इसने सूसू किया था और अब यहाँ पर उन्हीं हाथों के साथ इसने मुझे मीट का टुकड़ा पकड़ा दिया, मैं इसको कैसे खाऊंगा। मिस शिन और सांगू जो होते हैं वहां पर से आगे चल पड़ते हैं। तो मिस शिन उसे कहते हैं कि तुम्हें इस आदमी के बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक हम लोग उसके साथ पंगा नहीं लेंगे। तो इसी के साथ ही में हमारा जो सांगू होता है उसे पूछता है क्या तुम इस आदमी को जानती हो? तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं जानती, लेकिन जिस तरह से वो वहां पर लेटा हुआ है और उसके पास तलवार है और उसके बालों का कलर रेड है, मुझे लगता है कि वो बाउंटी हंटर है, इस एरिया में वो काफी ज्यादा फेमस है, मैंने उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है, उसका नाम रेड हेयर गॉब्लिन है, वो पैसे के लिए कुछ भी करता है। जैसे वो ये बात करती है इसी के साथ ही वो सांगू से कहती है तुम यहीं पर रुको, मैं 1 मिनट में आती हूँ। और इसी के साथ ही वो वापस उसके पास चली जाती है और उसके पास जाने के बाद उसे कहती है क्या क्या तुम ही रेड हेयर गॉब्लिन जोंगवा हो? साथ ही वहां पर उसकी तरफ देखने के बाद वो एनालाइज कर रही होती है और कहती है कि इसके बारे में काफी ज्यादा फेमस कथाएं हैं, कहा जाता है कि ये बहुत ही कमाल का बाउंटी हंटर है, अगर हमें यहाँ पर इसकी प्रोटेक्शन मिल जाती है तो फिर हम लोग सेफली जैकजैंग में पहुंच सकते हैं। साथ ही वो उसके स्वर्ड की तरफ देख रही होती है और कहती है कहा जाता है कि इसके पास एक बहुत ही खास वर्ड है जिसको इमोशनलेस ब्रेकिंग स्वर्ड कहा जाता है। इस ब्रेकिंग स्वर्ड से तो यहाँ पर बड़े बड़े मास्टर्स भी डरते हैं क्योंकि ये स्वर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ही पावरफुल तलवार है। तो रेड हेयर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे क्या काम है, तुम यहाँ पर मुझसे बात क्यों कर रही हो? तो वो उसे कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो कहता है लेकिन किस लिए, तुम्हें क्यों मदद चाहिए, तुम क्या काम करवाना चाहती हो? तो मिस शिन उसे कहती है कि हमें यहाँ पर एस्कॉर्ट चाहिए, क्या तुम हमारे बॉडीगार्ड बनकर हमारे साथ चलोगे? तो वो कहता है कितने दिनों के लिए? तो मिस शिन उसे कहती है कम से कम 1 महीने के लिए। तो इसी के साथ ही रेड हेयर उसकी बात सुनने के बाद उस मीट के टुकड़े को खा लेता है। उसको खाने के बाद फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारा एस्कॉर्ट बनने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें 100 गोल्ड कॉइंस देने
होंगे, तो क्या तुम्हारे पास यहाँ पर पैसे हैं? तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर इसको 100 गोल्ड कॉइंस तो दे सकती हूँ, क्योंकि पैसे का कोई मसला नहीं है, हमें यहाँ पर सेफ्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही उसे कहती है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम कोई ज्यादा पैसा डिमांड कर रहे हो? तो रेड हेयर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ज्यादा पैसे डिमांड नहीं कर रहा। क्या तुमने उस बेवकूफ बच्चे को नहीं देखा जिसे तुम अपने साथ लेकर जा रही हो? अगर इसी तरह वो रास्ते में अपना मीट बांटता रहा तो मुझे लगता है कि उसका मरना तो तय है, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये बात सुनने के बाद मिस शिन वहां पर सोच रही होती है ये बात तो वाकई में सच है, जब तक हमारे यंग मास्टर की मेमोरीज वापस नहीं आ जाती वो बिल्कुल एक भोंदू और बेकार बच्चा है। तो वो उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हें 100 गोल्ड कॉइंस देने को तैयार हूं। तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एडवांस पेमेंट चाहिए। तो वो कहती है लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं यहाँ पर एडवांस पेमेंट नहीं दे सकती, क्या हम लोग बाद में तुम्हें पेमेंट कर सकते हैं? तो वो कहता है नहीं। के वक्त के दिखाए जाते हैं कि ये नाश्ता करने के लिए रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाते हैं। जब ये नाश्ता करने के लिए वहां पर बैठे होते हैं तो रेड गॉब्लिन वहां पर दूर एक टेबल के ऊपर बैठा होता है, क्योंकि वो मिस शिन के साथ नहीं बैठना चाहता। और इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है, 3 लोग और वहां पर अंदर आते हैं। जैसे वो तीनों लोग वहां पर अंदर आते हैं, रेड गॉब्लिन उन तीनों की तरफ देखता है और साथ ही कहता है ये तो 3 भाई हैं, एक का नाम एक डू है, एक का नाम एक योन और एक जोंग है। ये तीनों भाई जो है इन तीनों के ऊपर तो इनाम है, यानी कि तीनों के ऊपर बाउंटी है। एक के ऊपर 20 गोल्ड कॉइंस है, यानी टोटल 60 गोल्ड कॉइंस यहाँ पर मेरे सामने चलकर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को पकड़ लेता हूँ तो इनके सर के ऊपर जो इनाम है वो सारे के सारे 60 कॉइंस अभी कमा सकता हूँ। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मैं इस वक्त फिलहाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस बाउंटी को नहीं ले सकता। मैं फिलहाल के लिए एक ही जॉब करूंगा, दूसरी जॉब करूंगा तो फिर मसला हो जाएगा। और इसी के साथ ही वो तीनों भाई जो होते हैं जैसे वहां पर उसके करीब पहुंचते हैं और रेड गॉब्लिन को वहां पर देखते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहता है कि इसके तो रेड हेयर है, इसका मतलब यह है कि रेड गॉब्लिन है। साथ ही वो तीनों जो होते हैं वो अपने साथ एक दूसरे के साथ मशवरा करते हैं और कहते हैं कि लगता है कि रेड गॉब्लिन ने अभी तक हमें यहाँ पर देखा नहीं, हमें यहाँ पर नॉर्मल एक्टिंग करते हुए कहना चाहिए कि हमें यहाँ का खाना पसंद नहीं आया या फिर हमें होटल ही पसंद नहीं आया, चुपचाप यहाँ पर से निकल चलते हैं। और तीनों जैसे वहां पर से जाने लगते हैं। इसी के साथ ही मिस शिन उनसे कहती है कि तुम सभी लोग कहां पर जा रहे हो, बैठो ना यहाँ पर बैठकर खाना खाओ। और तीनों जल्दी से वहीं पर साथ वाले टेबल के ऊपर ही बैठ जाते हैं। तो एक तरफ वहां पर हमारा शिन और सांगू होता है, जबकि दूसरी तरफ वहां पर रेड गॉब्लिन होता है। तो वो तीनों इनको घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि इन दोनों ने यहाँ पर उन्हें फंसा दिया कि हमारा सांगू और मिस शिन ने उन्हें यहाँ पर फंसा दिया है। तो जैसे वहां पर उनमें से एक की नजर सांगू के चेहरे के ऊपर पड़ती है, उसके चेहरे पर बहुत सारे स्कार्स होते हैं। तो वो कहता है कि इस लड़के के चेहरे के ऊपर बहुत सारे स्कार्स हैं और साथ ही इस लड़के की एज जो है ये तकरीबन 20 साल के करीब लग रही है। ऊपर से ये लड़की जो है, इस लड़की को मोवैंग पैलेस के लोग ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों ही वही हैं जिनको यहाँ पर मोवैंग पैलेस के लोग ढूंढ रहे हैं। इसी के साथ ही वो तीनों भाई जो होते हैं एक दूसरे को इशारा करते हैं और उठकर चल पड़ते हैं और कहते हैं कि प्लीज माफ करिएगा, हमें अचानक से कोई काम याद आ गया, हम लोग यहाँ पर बैठकर खाना नहीं खा सकते। और तीनों ही वहां पर से बाहर निकल जाते हैं। तीनों के वहां पर चले जाने के बाद वो तेजी के साथ भागना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा रेड गॉब्लिन जो होता है वो भी अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि मैं भी यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक में वापस आता हूँ। और वो तीनों जंगल में भागकर चले जाते ताकि वहां पर से सीधा मोवैंग पैलेस में जाकर उन लोगों को इन्फॉर्म कर सके ताकि वो इनाम ले सकें। तो वो लोग कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलकर जाना होगा। शुक्र है कि वो रेड गॉब्लिन हमारे पीछे नहीं आ रहा, क्योंकि अगर रेड गॉब्लिन यहाँ पर हमारे पीछे आता तो फिर हम सभी लोग अभी तक मर चुके होते। शुक्र है कि उसने यहाँ पर हमारे पर अटैक नहीं किया। उनमें से बड़ा भाई जो होता है वो अपने दूसरे भाइयों से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रेड गॉब्लिन के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर उस लड़के और साथ में उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ, दोनों के ऊपर बहुत ही बड़ा इनाम है। मोवैंग पैलेस के लोग यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं। तो जैसे वो लोग आगे की तरफ देखते हैं, इसी के साथ रेड गॉब्लिन उनके सामने आकर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गैस किया है जिसकी वजह से तुम लोग अचानक से वहां पर से उठकर भागे हो। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रेड गॉब्लिन उनसे कहता है कि वाकई में तुम लोग कुछ ज्यादा ही अनलकी हो। पहले मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि तुम लोगों को जिंदा छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं कोई दूसरी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर उस यंग मास्टर और उस यंग मिस की तरफ नहीं देखना चाहिए था। मुझे लगता है कि तुम्हारे आइडियाज उनको लेकर काफी ज्यादा बुरे हैं, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे निमटने वाला हूँ। और तीनों ही अपनी अपनी तलवारें उठाते और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमें रोकने की, हम 3 और तुम अकेले हो। और साथ ही बड़ा भाई वहां पर सोच रहा था पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम 3 लोग यहाँ पर मिलकर जब अपनी तलवारबाजी करेंगे तो ये हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। मुझे पता है कि इसके पास एक बहुत ही खास तलवार है जिसे इमोशनलेस स्वर्ड कहते हैं, लेकिन इसकी स्वर्ड कितनी देर तक यहाँ पर हमारे सामने टिक पाएगी? हम 3 लोग हैं, हम 3 लोग यहाँ पर इतनी आसानी से थकने वाले नहीं हैं। और तीनों ही वहां पर अटैक करने के लिए रेडी होता है, जबकि इसी के साथ हमारा रेड गॉब्लिन जो होता है अपनी तलवार निकालता है। वो अपनी इमोशनलेस किंग तलवार को निकालने के साथ ही वहां पर सामने की तरफ से स्लैश लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे वो सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्लैश लगाता है, वो तीनों ही भाई अपनी अपनी तलवारों को सामने की तरफ करते हुए उसकी स्लैश को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो वो उसकी अटैक को वहां पर ब्लॉक कर रहे होते हैं। उनमें से 2 बड़े भाई जो होते हैं वो लोग तो वहां पर उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, हालांकि उनको भी छोटे मोटे कट्स लगते हैं, लेकिन तीसरा छोटा भाई जो होता है वो उसको ब्लॉक नहीं कर पाता, उसकी गर्दन कट जाती है और इसी के साथ ही वो बेचारा वहीं पर गिरकर मर जाता है। जबकि बाकी के दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, यानी कि हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो रेड गॉब्लिन कहता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मुफ्त में मारने वाला हूँ, क्योंकि वैसे मैं तुम्हारे ऊपर लगे हुए इनाम को लेने
वाला था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक दूसरा मिशन कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे सर पर इनाम नहीं ले पाऊंगा। और साथ ही वो अपनी तलवार उठाकर बाकी के दोनों से कहता है कि तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम्हारी बारी है। लेकिन इसी के साथ ही रेड गॉब्लिन को कुछ महसूस होता है जैसे कोई बहुत ही पावरफुल उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हो, तो उन तीनों का मास्टर वहां पर पीछे से निकल आता है। वो बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और साथ ही अपनी हैंड टेक्निक को यूज करते हुए वहां पर की पावर के साथ रेड गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन रेड गॉब्लिन भी वहां पर से ही घूमकर पीछे की तरफ अपनी मोशनलेस स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो एक तरफ से वहां पर उस बुड्ढे मास्टर की कामेहामेहा होती है और दूसरी तरफ से हमारे रेड गॉब्लिन की स्लैश होती है। दोनों आपस में टकराती हैं। वहां पर एक बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके के होने के बाद रेड गॉब्लिन उस मास्टर की तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम कौन हो, जबकि वो दोनों भाई चिल्लाकर उसे कहते हैं कि मास्टर शुक्र है कि आप यहाँ पर आ गए। तो उनका मास्टर घूरकर उन दोनों की तरफ देखता है। वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी के साथ ही वो बुड्ढा मास्टर जो होता है वो रेड गॉब्लिन से कहता है कि बच्चे, मुझे लगता है कि तुम ही वो रेड गॉब्लिन हो जो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है, तो क्या तुम ही वो बाउंटी हंटर हो? तो रेड गॉब्लिन से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे बच्चा कह रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम वो ग्रैंडपा हो जिसकी टांगे कब्र में है और तब तुम्हें यहाँ पर मर जाना चाहिए। जबकि वो भाई जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे मास्टर से इस तरह से बात करने की? क्या तुम्हें पता भी है कि हमारे मास्टर कितने ज्यादा महान इंसान हैं? तो रेड गॉब्लिन जो होता है उसकी तारीफ सुनने के बाद से कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई पंगा नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे फाइट भी नहीं करना चाहता, इसलिए इस मसले को यहीं पर खत्म करो। लेकिन बुड्ढा मास्टर से कहता है कि तुमने गलती कर दी मेरे डिसाइपल्स के ऊपर हाथ उठाकर। मेरे डिसाइपल्स को सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर सजा दे सकता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने तो मेरे डिसाइपल को जान से मार डाला है। तुम्हारा रेड गॉब्लिन उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने डिसाइपल्स को यहाँ पर कैसी सजा देना चाहते हो, लेकिन मेरे पर अटैक करने का मतलब यह है कि थोड़ी देर बाद तुम यहाँ पर मरे पड़े होगे, तुम्हारी बॉडी 2 टुकड़ों में पड़ी होगी। हालांकि मैं कभी भी यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अब अपनी एनर्जी को वेस्ट करना पड़ेगा तुम्हारे जैसे एक बुड्ढे खूसड़ को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर पैसे भी नहीं मिलने वाले। और इसी के साथ ही बुड्ढा मास्टर से कहता है कि तुम्हारे पास तो इमोशनलेस ब्रेकिंग स्वॉर्ड है, मैंने इसके बारे में इसकी काफी तारीफें सुनी है, तो आज यहाँ पर देख भी लेता हूँ। जबकि मैं रेड गॉब्लिन से कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरी इस इमोशनलेस स्वॉर्ड के हाथों मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली है, जिनमें से अब तुम भी यहाँ पर एक होने वाले हो, उस लिस्ट में तुम भी शामिल हो जाओगे। इसी के साथ ही वो बुड्ढा मास्टर जो होता है वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है कि चलो फिर इसको जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। जैसे वो अपनी तलवार निकालता है उसके अंदर से ठंडर निकल रही होती है। तो रेड गॉब्लिन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और इसी के साथ ही बुड्ढा मास्टर अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि रेड गॉब्लिन जो होता है वो भी वहां पर उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों वहां पर अपनी तलवारें टकरा रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ वहां पर फाइट कर रहे होते हैं। दोनों की फाइट जब वहां पर हो रही होती है तो वो दोनों भाई साइड के ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और बड़ा भाई उसे कहता है कि चलो यहाँ पर से खिसकते हैं। छोटा उसे कहता है लेकिन हम लोग भागकर क्यों जा रहे हैं, हमारे मास्टर वहां पर हैं। तो वो कहता है बेवकूफ कहेंगे कि हम लोग वहीं पर खड़े रहेंगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर अपनी फाइट को जीतने के बाद क्या करेंगे? वो हमें सजा जरूर देंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। इसी वजह से हमें यहाँ पर मास्टर के गुस्से को ठंडा करने के लिए कुछ करना होगा। क्या तुमने वहां पर उस खूबसूरत लड़की को नहीं देखा था? अगर हम उस खूबसूरत लड़की को मास्टर के बेडरूम में भेज देते हैं तो फिर मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और साथ उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तुम्हें पता है कि हमारे मास्टर कितने बड़े ठरकियां, उन्हें लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। और क्या तुमने ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी इस पूरे शहर में देखी है? वो कहता है नहीं देखी। तो इसी वजह से वो दोनों जो होते हैं आगे बढ़ते हैं ताकि जाकर उस लड़की को किडनैप करके अपने मास्टर को तोहफे में दे सके। जैसे वो लोग वहां पर से वापस होटल की तरफ भागकर जा रहे होते हैं, इसी के साथ उन्हें सामने वहां पर सांगू और साथ में मिस शिन दिखाई देती है। वो लोग भी उसी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। बड़ा भाई कहता है कि ये तो खुद ही यहाँ पर चलकर आ गए हैं, अब हमें वहां पर होटल में जाकर इस लड़की को किडनैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी के साथ मिस जिन जो होती है वहां पर सांगू का पल्लू खींचते हैं और उसे रोक देती है और कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको। और वो दोनों उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं प्रीटी लेडी चुपचाप हमारे साथ चलो वरना तुम्हारे साथ वाले इस लड़की को मार डालेंगे। जबकि मां सांगू कहता है क्यों, तुम इसे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लगता है कि ये बेवकूफ है। इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं पहले सांगू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि वो सांगू को मार डाले। तो उनमें से छोटे वाला टकला जो होता है वो आगे बढ़ता है, सांगू के ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही पहले वो उनमें से एक टकला जो होता है वो सांगू को मारने के लिए अपना ब्लेड लेकर आगे बढ़ता है। जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसी के साथ मिशन वहीं पर खड़े खड़े अपनी ब्लेड को घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाती है जिसके साथ उस टकले का बाजू कट जाता है। तो इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपना बाजू पकड़कर वहां पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। जबकि बड़ा भाई जो होता है वहां पर उसकी तलवार की तरफ देखता है कि मिस शिन के पास जो तलवार होती है वो बिल्कुल हंटर की तरह वहां पर लहरा रही होती है, हालांकि वो एक तलवार ही होती है। मिस शिन उसे कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे यंग मास्टर की तरफ अपना हाथ उठाने की? अगर तुम यहाँ पर दोबारा कोशिश करोगे तो तुम्हें जान से मार डालूंगी। और इसी के साथ ही बड़ा भाई अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता और कहता है कमीनी कहीं कि तुमने मेरे भाई का बाजू काटा है, मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार डालूंगा, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। लेकिन इसी के साथ ही मिस शिन वहीं पर से अपने पास से 2 डैगर्स फेंकती है और वो दोनों डैगर्स जो होते हैं वो दोनों के माथे में जाकर लगते हैं। जैसे वो दोनों के माथे के आर पार होते हैं इसी के साथ ही वो दोनों वहीं पर गिरकर मर जाते हैं और उनके
उनके मरने के बाद मिस शिन जो होती है वो कहती है कि लोजिन का काम तो तमाम हो गया। तो इसी के साथ ही हमारा सांगू से कहता है कि तुम्हारी टेक्निक तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो मुझे ये तलवारबाजी की टेक्निक सिखा सकती हो। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें ये टेक्निक सिखा सकती हूँ। इसी के साथ ही मिस शिन वहाँ पर महसूस कर रही होती है कि उसे यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस महसूस हो रही होती है, जैसे कि यहाँ पर रेड गॉब्लिन के साथ कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर फाइट कर रहा हो। तो वो सोच रही होती है कि यहाँ पर तो काफी बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर रेड गॉब्लिन वहाँ पर अपनी फाइट को हार जाता है तो फिर मैं और जंग मास्टर दोनों यहाँ पर मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे फैसला करना होगा, क्या मैं वहां पर जाऊं, जाकर रेड गॉब्लिन की मदद करूं, या फिर हम लोग यहाँ पर से भागकर चले जाएं। इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है उसे कहता है कि चलो वहां पर चलते और चल के फाइट देखते हैं। मुझे लगता है कि रेड गॉब्लिन वहां पर फाइट कर रहा है, हमें उसकी फाइट से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो उसे कहती है कि सर क्या वाकई में वहां पर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकल रही है। तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ। मुझे देखना है कि आखिर उसकी तलवार कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको तुम इमोशनलेस ब्रेकिंग स्वॉर्ड कहती हो। मैं देखूं तो सही आखिर वो कितनी पावरफुल है। तो मिस शिन उसे कहती है क्या तुम वहां पर उन लोगों की एनर्जी को महसूस कर सकते हो। तो वो कहता है हाँ मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तो मिस शिन वहां पर सोच रही होती है, मुझे लगता है कि इसकी मेमोरीज इसे वापस मिल रही हैं। अब जबकि यहाँ पर इतनी दूर से ये उनकी एनर्जी को महसूस कर पा रहा है, इसका मतलब यह है कि इसकी मेमोरीज से बहुत ही जल्दी वापस मिलने वाली हैं, और जब इसकी मेमोरीज से वापस मिल जाएगी तब यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। और इसी के साथ ही वो दोनों भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो बुड्ढा मास्टर जो होता है वो रेड हेयर के साथ फाइट कर रहा होता है, और रेड गॉब्लिन जो होता है अभी तक यहाँ पर उसके सामने टिका हुआ होता है। रेड गॉब्लिन को इतनी ज्यादा चोटें नहीं लगी होती जितनी वहां पर बुड्ढे मास्टर को लगी होती हैं। बुड्ढे मास्टर का खून बह रहा होता है। रेड गॉब्लिन जो होता है वहां पर एक्साइटेड होकर अभी भी अपना ब्लेड घुमा रहा होता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर वाकई में मरने वाले हो। और दूसरी तरफ से बुड्ढा मास्टर सोच रहा होता है कि अगर मैं इस फाइट को यहाँ पर कंटिन्यू रखूंगा तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि इस लड़के का स्टेमिना मुझसे बहुत ज्यादा है, और ऊपर से इस लड़के के पास जो तलवार है वो मेरी तलवार से ज्यादा बेहतर है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर जीत पाऊंगा। तो रेड गॉब्लिन जो होता है ऊपर की तरफ जंप करते हुए बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है। तो बुड्ढा मास्टर जो होता है उसकी सारी स्ट्राइक्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही वो एक जबरदस्त किक मारता है जिससे बुड्ढा मास्टर पीछे जाकर एक पेड़ के साथ टकराता है। जैसे ही वो पेड़ के साथ टकराता है इसी के साथ ही गॉब्लिन जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपने ब्लेड को घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगा देता है। तो वो स्ट्राइक लगाकर वहां पर से आगे गुजर जाता है। तो उसी के साथ दिखाता है कि बुड्ढे मास्टर की बॉडी जो होती है वो सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है, जहां पर से पीछे का पेड़ और साथ में उसकी बॉडी दोनों वहां पर कटकर दो हिस्सों में ग्राउंड के ऊपर गिर पड़ते हैं, और गॉब्लिन ने जहां पर अपनी फाइट को जीत लिया। तो इसी के साथ ही सांगू और मिस शिन वहां पर झाड़ियों से निकलते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने तो यहाँ पर बड़ी आसानी से इस फाइट को जीत लिया। और उसको बेचारे को वहां पर चोट लगी होती है। तो मिस शिन जो होती है उसके बाजू के ऊपर पट्टी बांध देती है, और मां सांगू जो होता है वहां पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी उंगली के साथ कुछ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो वो कहता है कि लड़के अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मां सांगू से कहता है कि मैं यहाँ पर गोस्ट हैंड टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मां सांगू से कहता है कि मैं गोस्ट हैंड टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो रेड गॉब्लिन जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम भी यहाँ पर मुझसे 3 मीटर दूर रहना, तुम भी यहाँ पर चोरी करने की टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम भी एक चोरी बनोगे। सांगू जो होता है वहां पर उसे कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे वहां पर वो बात करने लगता है इसी के साथ उसे एक झटका लगता है। जब उसे झटका लगता है तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और साथ उसके चेहरे के ऊपर उसकी नसें फूल जाती हैं, उसका सांस बंद हो रहा होता है। तो इसी के साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो हमारी शिन आगे बढ़कर उसे कहते हैं कि सर आपको क्या हुआ यंग मास्टर, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम सांस नहीं ले पा रहे। और हमारा रेड गॉब्लिन पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि इस बच्चे को अचानक से क्या हो गया है। तो हमारा जो सांगू जो होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उसका चेहरा वहां पर रेड हो चुका होता है, उसकी नसें फूल चुकी होती हैं, साथ उसकी आंखें वहां पर पूरी तरह से ओपन होती हैं, और वो ग्राउंड के ऊपर गिरकर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारे सांगू की मेमोरीज फाइनली उसे वापस मिल रही होती है, और साथ ही वो अपनी मेमोरीज के डीप सी अंदर चला जाता है जहां पर कोई उसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है मेरा नाम डोंगबैंग मुई है, और साथ ही मेरे फादर का नाम क्या है। और इसी के साथ ही यहाँ पर से मेमोरी खत्म हो जाती है। फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर वो 5 इमॉर्टल मास्टर्स कौन थे, वो 5 बुड्ढे मास्टर्स कौन थे जिन्होंने अपनी पावर्स मुझे दी थी। और इसी के साथ ही हमारा सीन जो होता है वो बैकग्राउंड में चला जाता है जहां पर उसके बचपन से कहानी सुनाई जाने वाली है कि सांगू कौन से संघर्ष से गुजरकर यहां तक पहुंचा, और उसको यहाँ पर वो सारी पावर्स कहां पर से मिली जो मिस्टीरियस पावर्स की मदद से वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो हमें जंगल का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा सांगू जो होता है वो जंगल के बीचों बीच बैठा होता है। उसके पास वहां पर 2-3 मुर्गियां होती हैं, और वो वहां पर चारा बनकर बैठा होता है क्योंकि उसे वहां पर कुछ जंगली जानवरों को पकड़ना होता है। वो शिकारियों के साथ यहाँ पर आया होता है। तो वो कहता है कि बहुत ज्यादा ठंडा, पता नहीं जंगली जानवर कब निकल कर आएगा। वो कमीने वुल्फ यहाँ पर आ ही नहीं रही। पहले तो वो यहाँ पर बड़ी जल्दी खून को सूंघकर आ जाते हैं, कितने दिन हो गया हमने किसी वुल्फ को नहीं पकड़ा। और इसी के साथ ही वहां पर बैठा होता है तो उसे झाड़ियों से आवाज आती है। तो वो कहता है लगता है कि शिकार आ गया है, और उस झाड़ियों के अंदर से वहां पर आंखें दिखाई देती है। तो वो जल्दी से अपना नाइफ लेकर उठकर खड़ा हो जाता है। तो लेकिन वो वहां पर से जो निकल कर आता है वो कोई वुल्फ नहीं होता, बल्कि वो एक व्हाइट टाइगर होता है।
तो वो कहता है कि फाइनली यहाँ पर कुछ तो निकल कर आया, लगता है कि वो काफी ज्यादा भूखा है। तो वो कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, आओ और आकर मेरे पर अटैक करो। तो जब वो वहां पर से निकल कर आता है तो उसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा बड़ा है और ऊपर से ये एक व्हाइट टाइगर है। सांगू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और साथ ही बहुत ज्यादा खुश भी होता है। उसे लगता है कि यहाँ पर इस व्हाइट टाइगर को अगर पकड़ लिया तो उसके जो मास्टर्स हैं उन्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे और साथ में उसे भी काफी अच्छा इनाम मिलेगा। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, और वो मुर्गियों को उठाता है और मुर्गियों को अपनी कमर के साथ बांध लेता है, क्योंकि वो तो यहाँ पर उन्हें चारे के तौर पर यूज कर रहा है। और इसी के साथ उन्हें अपनी कमर के साथ बांधने के बाद वो टाइगर से कहता है कि चलो जल्दी से बड़े पपी मेरे पीछे आ जाओ, आज तो हम लोग तुम्हारा शिकार करने वाले हैं। और सांगू बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागना शुरू कर देता है। तो जब वो भाग रहा होता है तो उसके साथ ही वहीं पर साइड में छुपे होते हैं। वो उनसे कहता है कि मैं शिकार को लेकर आ गया हूं, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम सभी को पहले इसके ऊपर तीर चलाने होंगे। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहीं पर बर्फ के अंदर छुपे होते हैं। जब वो वहां पर से निकल कर देखते हैं वो जल्दी से फिर से अपना ढक्कन बंद कर देते हैं और कहते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये बच्चे को हमने एक वुल्फ पकड़ने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि ये एक व्हाइट टाइगर को अपने पीछे ले आए, ये हमें भी यहाँ पर मरवाना चाहता है। पता नहीं है कि ये लड़का यहाँ तक सेफली पहुंच पाएगा, क्योंकि व्हाइट टाइगर की स्पीड ज्यादा होती है और ये लड़के को वहीं पर मार डालेगा। तो वो सभी लोग कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, अगर हमने उस बच्चे को नहीं बचाया तो वो बच्चा वहां पर मारा जाएगा, वो टाइगर उसे खा जाएगा। तो उसका बॉस से कहता है कि उसे वहां पर मरने दो, उसने खुद वहां पर एक व्हाइट टाइगर को ललचाया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर व्हाइट टाइगर को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते, और अगर हम बाहर निकले तो वो हमें भी मार डालेगा, हमें भी खा जाएगा। मां सांगूनी की तरफ भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था और चलाकर उनसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर कम से कम एरोज तो चलाओ, तुम लोग यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा अटैक तो करो। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर वापस छुप जाते हैं। तो सांगू कहता है कि ये लोग तो कुछ ज्यादा ही डरपोक हैं, लगता नहीं है कि ये लोग इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। और वो साथ ही वो कहता है कि हमारा बिछाया हुआ जो ट्रैप है, जिन्होंने एक गड्ढा खोद रखा होता है, वो कहता है कि वो यहाँ पर से कुछ ही दूर है, लेकिन साथ ही वो कहता है कि वहां तक पहुंचने से पहले ये व्हाइट टाइगर मुझे पकड़ लेगा और मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर मुझे मरना ही है तो कम से कम मैं यहाँ पर इसका सामना करके मरूंगा। और इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है अपना ब्लेड लेकर उस टाइगर के सामने खड़ा हो जाता है, टाइगर भी वहां पर ब्रेक लगाता है और उसको घूर घूर कर देखना शुरू कर देता है। सांगू अपने हाथ में नाइफ लेकर वहां पर खड़ा होता है और कहता है कमीने टाइगर कहेंगे अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो जल्दी से आगे बढ़ो और दिखाओ कि तुम मुझे खा सकते हो या नहीं। बाकी यहाँ पर से क्या होने वाला है, क्या हमारा सांगू यहाँ पर इस टाइगर को अकेले मार डालेगा या फिर यहाँ पर कुछ और। एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा छोटा सांगू जो होता है वो टाइगर के सामने खड़ा होता है, व्हाइट टाइगर उसके सामने होता है, वो अपना नाइफ लेकर उसके सामने से कहता है कमीने टाइगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खा पाओगे। और इसी के साथ वो पीछे उस ट्रैप की तरफ भी देख रहा होता है कि डिस्टेंस वहां पर से काफी होता है और उसे वहां पर बड़ी तेजी के साथ भागना पड़ेगा। तो वो कहता है कि अगर मैंने इसे ट्रैप में फंसा दिया तो फिर बाकी के साथी मिलकर इसे मार डालेंगे। और इसी के साथ ही वो उसका सामना करने के बजाय फिर से वहां से भागना शुरू कर देता है। तो जैसे हमारा जो सांगू होता है वो बड़ी तेजी के साथ भाग रहा होता है तो टाइगर उसका पीछा कर रहा होता है, इसी के साथ ऊपर की तरफ जंप करता है, जबकि टाइगर भी जंप लगाता है। तो टाइगर जंप लगाते हुए उसकी पीठ के ऊपर अपना पंजा दे मारता है। तो सांगू जो होता है वो जंप करते हुए ट्रैप को पार कर जाता है, जबकि टाइगर जो होता है वो जैसे वहां पर लैंडिंग करता है तो वो ट्रैप के अंदर गिर जाता है। वहां पर बर्फ के नीचे एक बहुत ही गहरा गड्ढा उन्होंने बना रखा होता है जिसके अंदर वो टाइगर गिर जाता है। तो सांगू के वहां पर उस गड्ढे को पार कर लेने के बाद और टाइगर के अंदर गिर जाने के बाद वो चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग जल्दी से बाहर आ जाओ, हमने यहाँ पर इस टाइगर को पकड़ लिया, मैंने इस टाइगर को पकड़ लिया है, आज तो मुझे काफी अच्छी कीमत मिलने वाली है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वो जल्दी से बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो वो उनसे कहता है कि आ जाओ अपने स्पीयर्स के साथ इसके ऊपर अटैक करो। और सभी लोग वहां पर आकर उस गड्ढे के ऊपर खड़े हो जाते हैं और टाइगर को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो सांगू से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इसको घूर घूर कर क्या देख रहे हो, क्या तुम्हारी आंखों से ये मर जाएगा, चलो जल्दी करो, इसे स्टैब करना स्टार्ट करो और इसकी स्किन को नुकसान मत पहुंचाना। और वो लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, अब यहाँ पर हमें मत बताओ कि क्या काम करना है। और वो लोग जो होते हैं अपने भाले लेकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं ताकि वो टाइगर को मार सकें, क्योंकि वो जाकर उसकी स्किन को बेचने वाले हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर उसकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और वो बड़ी आराम के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर तक वहां पर अपने भाले के साथ उसके ऊपर स्टैब करने के बाद वो टाइगर मरता नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, लगता है कि हमें यहाँ पर इसके ऊपर ब्लो डार्ट का यूज करना पड़ेगा या फिर जहरीले डार्ट को यूज करना पड़ेगा। इस तरह के साथ तो इस तरह बालू के साथ अगर गलत निशाना लगा तो उसकी स्किन खराब हो जाएगी और इससे पैसे नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ ही टाइगर जंप करते हुए बाहर निकल आता है। तुम्हारा सांगू कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, टाइगर तो बाहर आ गया। तो टाइगर बाहर आने के बाद सबसे पहले उनका जो बॉस होता है उसके मुंह का पर जबरदस्त पंजा मारता है जिसकी वजह से वहीं पर गिर जाता है। फिर साथ ही टाइगर दूसरे वाले की तरफ आगे बढ़ता है और उसका सर चबा जाता है, दूसरा भी मर जाता है। और उसी के साथ ही वो उसका मुंह, उसका सर जो होता है अपने मुंह में डालकर उसे हिला हिलाकर वहां पर साइड के ऊपर पटक देता है, जबकि तीसरे वाला अपना बाला उसकी तशरीफ के अंदर आकर दंसा देता है, जिससे टाइगर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और जाकर उसका सर भी खा जाता है। और इस तरह उसने वहां पर उसके जो तीनों शिकारी दोस्त होते हैं उन तीनों को वहां पर मार दिया और अब यहाँ पर सांगू बेचारा अकेला बचता है। तो सांगू कहता है कि लगता है कि अब मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्योंकि ये लोग यहाँ पर नहीं बच पाए जो शिकारी थे, तो मैं यहाँ पर क्या कर पाऊंगा।
पाऊंगा। फिर साथ ही वो अपना छोटा नाइफ निकाल लेता और कहता है लेकिन अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं इसे अपने साथ लेकर मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरने वाला। और टाइगर जो था बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो ऊपर जंप लगाता है। तो हमारा सांगू सामने से बिल्कुल भी नहीं हिलता, वो अपनी बॉडी को वहां पर बेट के तौर पर यूज कर रहा होता है। जैसे ही टाइगर उसके करीब पहुंचता है उसने अपनी आंखें बंद कर ली होती है और टाइगर आकर उसके कंधे के ऊपर बाइट करता है। तो जब टाइगर उसके कंधे के ऊपर बाइट करता है हमारे सांगू के कंधे के ऊपर, तो हमारा सांगू इसी के साथ ही उसने नाइफ अपने हाथ में पकड़ा होता है, वहीं पर से उसकी गर्दन के अंदर अपना नाइफ मारना शुरू कर देता है। तो हमारा सांगू बार बार अपना नाइफ उसके कंधे के अंदर मार रहा होता है, जिसकी वजह से टाइगर का बहुत सारा खून बहता है। टाइगर जो होता है वहीं पर उसके ऊपर ही गिरकर वहीं पर मर जाता है। तो हमारा सांगू भी उसके नीचे वहां पर दबा होता है, जबकि वो उसके ऊपर गिरा होता है और उसने उसके कंधे के ऊपर बाइट किया होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही होती है और हमारा सांगू भी अब वहां पर मरने वाला है। हमारा सांगू कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हो रहा है, तो उसके हाथ से उसका नाइफ भी गिर जाता है और कहता है कि नाइफ इतना भारी क्यों हो गया है। सांगू कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा सा और जीना चाहता था, तब तक जब तक कि मैं यहाँ पर अपने आप को संभाल पाता। लगता है कि मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर मरना पड़ेगा। इसी के साथ ही अब सांगू यहाँ पर अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताता है अपने बचपन की। तो वो कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कौन है, ना मुझे अपनी मदर के बारे में पता है, ना मुझे अपने डैड के बारे में पता है। मुझे बस इतना याद है कि मैं गलियों में यहाँ पर बस भिखारी बच्चों की तरह घूम रहा था और मैं यहाँ पर बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में सड़कों के ऊपर से खाना उठाकर खाता था और अपना गुजारा कर रहा था। और यहाँ पर मुझे इतना याद है कि दूसरे बच्चे जब भी मैं खाना मांगने के लिए यानी भीख मांगने के लिए बाजार में जाता तो वो लोग मुझे पत्थर मारते थे। मेरी बचपन की सिर्फ यही यादें हैं कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़ते थे और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि जब मैं कभी घास के ऊपर आराम से सो रहा होता था उस वक्त लोग आकर मुझे आग लगा देते थे। हालांकि मैं अपने कपड़ों को जलता हुआ लेकर भाग रहा होता था क्योंकि उन लोगों को लगता था कि मैं कोई बीमारी फैला सकता हूँ जो उन्हें लग जाएगी। इसी वजह से वो मुझे गाँव से निकाल देते और जहाँ तक कि मेरे ऊपर आग लगी हुए पत्थर फेंकते थे। और जब मैं 6 साल का हुआ उस वक्त मुझे शिकारियों का ग्रुप मिला। जो शिकारी ग्रुप के लोगों ने मुझे अपने साथ ले लिया। उन्होंने कहा कि मुझे बस एक काम करना है, मुझे जानवरों को अपने पीछे लेकर उनके जो ट्रैप उन्होंने बिछाया होगा वहां तक लेकर आना होगा और बदले में वो मुझे रहने के लिए जगह देंगे और साथ में मुझे कुछ पैसे भी देंगे, जिसके बाद मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उनके साथ चल पड़ा। मैं जहाँ पर उनके साथ काफी खुश था, यानी कि पिछले 4 साल से मैं जहाँ पर उनके साथ काम कर रहा हूँ। पिछले 4 साल से मेरी जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी, मुझे यहाँ पर खाना या भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। साथ ही वो कहता है कि मुझे अपने बचपन की यादें तो नहीं याद, लेकिन मुझे इतना याद है कि मेरे गले के अंदर एक नेकलेस था जिसके ऊपर एक स्टोन टैबलेट था और उसके ऊपर लफ्ज लिखा हुआ था मुई का, यानी कि मुझे लगता है कि मेरा नाम मुई है। मैं वही अपना नाम रख लिया, मेरा नाम मुई है। इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैंने अपनी पास की सारी मेमोरीज को याद कर लिया, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे पास कोई मेमोरीज है नहीं। तो अब मेरे यहाँ पर मरने का वक्त आ चुका है। जब वो वहां पर मरने के बारे में सोच रहा होता है, इसी के साथ ही माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाता है कि वहां पर 5 बुढ़े मास्टर्स खड़े होते हैं। वो 5 बुढ़े मास्टर जो होते हैं पिछले 4 साल से इसको यहाँ पर एनालाइज कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि लगता है कि फाइनली वो लिटिल डेविल वहां पर मरने वाला है। चलो शुक्र है कि वो यहाँ पर मरने वाला है। पिछले 4 साल में उसने यहाँ पर हमारे कितने टाइगर्स को मार दिया, बहुत सारे वुल्स और बहुत सारे ऐसे जानवरों को उसने यहाँ पर चारा बनाकर उन शिकारियों का शिकार करवा दिया, जिसकी वजह से वो लोग उन्हें मार डालते हैं। एक बुढ़ा मास्टर जो होता है वहां पर उस जंगल के जानवरों के नाम गिन रहा होता है, क्योंकि ये बुढ़े मास्टर जो है पिछले 300 साल से इसी माउंटेन के ऊपर रह रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर जानवरों के नाम भी रखे होते हैं। लेकिन वो यहाँ पर सब में इंटरफियर नहीं कर सकते थे और ना ही यहाँ पर उनको जानवरों को मारने से रोक सकते थे। जबकि उनमें से एक कहता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये लड़का जो है बस इसी तरह यहाँ पर मरने वाला है। पिछले 4 साल से हम लोग यहाँ पर कम से कम ये देखकर एंजॉय करते थे कि ये लड़का किस तरह से उन जानवरों को अपना पीछा करवाता था, यानी कि किस तरह से उनसे अपनी जान बचाता था। साथ ही उनसे कहता है लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो वाइटी भी मर गया होगा? उस व्हाइट टाइगर को उन्होंने वाइटी का नाम दिया होता है। तो दूसरा उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वाइटी मर गया होगा क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा। तो वो कहता है कि हम लोग वहां पर जाकर देख कर आए। तो वो सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही कहते हैं चलो फिर देख कर आते हैं। और इसी के साथ वो 5 जो होते हैं वहां पर से गायब होकर सीधे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा सांगू जख्मी हालत में उस टाइगर की बॉडी के नीचे दबा हुआ होता है। तो वो 5 वहां पर पहुंचते हैं, तो उनमें से एक जाकर चेक करता है। टाइगर को चेक करने के बाद कहता है टाइगर तो मर चुका है। और साथ ही वो कहता है कि ये बच्चा अभी तक जिंदा है, ये वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है, या फिर इसकी किस्मत अच्छी है कि अभी तक यहाँ पर जिंदा है। साथ ही वो उनसे कहता है लेकिन लगता है कि ये लड़का जल्दी मर जाएगा, क्योंकि ये लड़का यहाँ पर बर्फ में दबा पड़ा है एक टाइगर की बॉडी के नीचे, जहाँ पर बहुत सारे शिकारी जानवर हैं जो कि इसकी बॉडी को नोच डालेंगे। और यहाँ पर अगर शिकारी जानवरों ने इसे नहीं मारा तो फिर ये यहाँ पर ठंड की वजह से मर जाएगा। तो सभी एल्डर्स होते हैं जो बात सुनने के बाद वहां पर खामोश होते हैं, क्योंकि एल्डर्स यहाँ पर इंसानों के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। इसी वजह से एक एल्डर से कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात का काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि ये लड़का यहाँ पर मरने वाला है। अब हम लोग यहाँ पर किसी को एंटरटेनमेंट देते हुए नहीं देख पाएंगे। में से एक कहता है कि मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा था कि ये लड़का जो है हमसे भी ज्यादा उम्र जिएगा, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर हमें इस लड़के को मरता हुआ देखना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं, ये इसकी किस्मत है। इसी के साथ ही हमारे सांगू के मुंह से फिर से वहां पर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो खांसता है तो मुंह से ब्लड बहता है। तो वो कहता है कि एल्डर्स बताओ कि यहाँ पर क्या करें, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये लड़का तो यहाँ पर जल्दी ही मर जाएगा। तो
तो उनका जो सीनियर एल्डर होता है वो उनसे कहता है कि छोड़ो इसको यहीं पर रहने दो, तुम सभी लोग अच्छी तरह से रूल्स के बारे में जानते हो कि हम लोग यहाँ पर किसी भी इंसान या फिर किसी भी जिंदा चीज को नहीं छेड़ सकते, यानी कि हमें उनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बनाना। जबकि एक सीनियर ब्रदर जो होता है पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि चलो यहाँ पर से चलते हैं, हम लोग इस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ये इसकी किस्मत है, इसकी किस्मत को इसे खुद ही फेस करना पड़ेगा, अगर से जिंदा रहा तो जिंदा रहेगा, अगर से मर गया तो मर जाएगा। और इसी के साथ ही सभी एल्डर्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, बच्चे प्लीज हमें माफ कर देना। और सभी एल्डर्स होते हैं वहां पर से जो होते हैं हमारे सांगू को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर जिंदा लोगों की दुनिया में कोई भी किसी के साथ भी कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही रात के वक्त का सीन दिखाता है कि सांगू अभी तक जिंदा होता है, वहां पर से वुल्फ निकल कर आ जाते हैं। तो बहुत सारे भेड़िए वहां पर से निकल कर आते हैं और वहां पर से आकर उसको खाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो सभी आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी के साथ ही उन भेड़ियों में से एक भेड़िया आगे बढ़ता है और आकर सांगू की टांग के ऊपर बाइट करता है ताकि उसे खींचकर टाइगर के नीचे से बाहर निकाला जा सके। जबकि इसी के साथ ही एक एल्डर वहां पर नीचे आ जाता है। तो एल्डर वहां पर आने के बाद कहता है कि तुम सभी जंगली जानवरों जहां पर क्या कर रहे हो, इस बच्चे की बॉडी के ऊपर तो इतना मांस ही नहीं है जो तुम्हें खाना दे सके, इसी वजह से जाओ यहाँ पर से। और सभी भेड़िए जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद वहां पर से भागकर चले जाते हैं। जब किसी के साथ ही एल्डर आगे बढ़ता है और जाकर सांगू की पल्स चेक करता है तो वो अभी तक जिंदा होता है। तो वो कहता है हाँ ये तो बहुत ही बड़ी हैरानी की बात है कि ये लड़का अभी तक जिंदा है, इसका मतलब यह है कि इसकी किस्मत में जिंदा रहना लिखा हुआ है, जो कि टाइगर की बॉडी की वजह से यहाँ पर इंसुलेशन ले रहा है, यहाँ पर ठंड की वजह से इसलिए नहीं मरा, और इसकी वाइटैलिटी काफी ज्यादा अच्छी है जिसकी वजह से ये अभी तक जिंदा है। और फिर साथ ही वो टैबलेट के ऊपर यानी उसके गले में जो नेकलेस होता है उसके ऊपर उसका नाम पड़ता है जहां पर लिखा होता है मुई। तो वो कहता है कि लड़के तुम्हारा नाम तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम भी तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही सांगू फिर से खांसता है तो उसके मुंह से ब्लड निकलता है। तो एल्डर कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी यहाँ पर अंदर ब्लड बचा है जो तुम स्पिल कर सकते हो। फिर साथ ही वहां पर अपनी टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करते हैं ताकि उसकी ब्लीडिंग को रोक सकें। और इसी के साथ ही वो उसे वहां पर से टाइगर की बॉडी के नीचे से निकालते हैं और उठा लेते हैं और कहते हैं लड़के मैंने फैसला कर लिया, मैं अपनी बेकार जिंदगी तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम यहाँ पर जी सको। एल्डर उसे कहते हैं कि हालांकि मेरी जिंदगी जो थी वो बहुत ज्यादा बुराइयों के साथ भरी हुई थी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे क्राइम और बहुत सारे गुनाह किए हैं, लेकिन अब जबकि उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी को अच्छे तरीके से जियोगे। तो एल्डर जो होता है वो उसे उठाकर माउंटेन के ऊपर अपनी केव के अंदर ले जाता है और उसे केव में ले जाने के बाद एक पत्थर के ऊपर लेटा देता है और सामने बैठा होता है। और इसी के साथ वो कहता है कि इसकी बॉडी के ऊपर तो बहुत सारे स्कार्स हैं, यानी कि इसकी बॉडी के ऊपर इतने स्कार्स ऐसा लगता है कि इस बेचारे की शुरुआत से ही जिंदगी बहुत ज्यादा संघर्ष में गुजरी है। और वो उसकी बॉडी को वहां पर चेक कर रहा था, जैसे वो उसे हाथ लगाने लगता है तो इसी के साथ बाकी एल्डर्स से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह से रूल्स के बारे में पता है, अगर तुमने इसे टच किया तो फिर तुम्हारी लाइफ तो जाएगी और साथ ही तुम यहाँ पर अपनी सारी की सारी तपस्या को भंग कर दोगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पिछले 300 साल की हमने जितनी भी यहाँ पर मेहनत किया वो सारी जाया हो जाएगी, बल्कि यहाँ पर तुम मर भी जाओगे। अगर तुम अपनी लाइफ फोर्सेस को दे देते हो तो फिर तुम्हारे पास यहाँ पर टाइम नहीं बचेगा और तुम मारे जाओगे। एल्डर जो होता है वो बिग एल्डर की बात सुनने के बाद कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ अगर मैं अपनी लाइफ फोर्सेस को दे देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा जिए, मैं इस बच्चे को जिंदा देखना चाहता हूँ। तो बिग ब्रदर उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तो फिर 300 साल की तपस्या का क्या, पिछले 300 साल से हम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोग इमोर्टल्स की दुनिया में जा सके, हम लोग यहाँ पर इसलिए मेहनत कर रहे थे ताकि हम पांचों जो है वो इमोर्टल्स बन सके। तुम एक बच्चे के लिए जिसे तुम जानते भी नहीं हो उसके लिए सब कुछ खत्म करना चाहते हो, सब कुछ ऐसे जाया करना चाहते हो। तो वो एल्डर उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इमोर्टल्स की दुनिया में जाने के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ गुनाह किए हैं वो सारे मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि चलो ठीक है मान लेते हैं कि तुम इस बच्चे को अपनी लाइफ फोर्स देकर जिंदा करना चाहते हो, यानी इसे ठीक करना चाहते हो, ये ठीक तो हो जाएगा, इसे लंबी लाइफ मिलेगी, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इसे बहुत ही पेनफुल लाइफ मिलने वाली है, क्योंकि जब कभी तुम्हारे मर्डरस इंटेंट इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, तुम्हारा मर्डरस इंटेंट एक्टिवेट होगा, तब यहाँ पर इसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल हमारी तरह हो जाएगी। जिस तरह हम लोग उस दौर से गुजर कर आए हैं इसे भी उस दौर से गुजरना पड़ेगा, इससे भी बहुत सारे लोगों की जानें लेनी पड़ेगी, अब ये हमसे भी ज्यादा गुनाह करेगा, यानी कि जब मर्डरस एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होगी तुम्हारी दी हुई, तब ये लोगों की जान लेगा और ये दुनिया के लिए एक बोझ बन जाएगा। तो एल्डर उसे कहता है तो मैं यहाँ पर अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करते हुए इसकी जो मर्डरस एनर्जी है उसको सील कर दूंगा और उसकी मेमोरीज को भी सील कर दूंगा ताकि कभी ये अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज ना कर पाए। सीनियर ब्रदर उसे पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम कब तक इसकी एनर्जी को सील कर पाओगे, तुम यहाँ पर से इसको एनर्जी देने के बाद कुछ ही सालों या कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर मर जाओगे और उसके बाद क्या होगा, जब दोबारा से इसकी एनर्जी जो है उसके ऊपर से सील हट जाएगी तब ये यहाँ पर बहुत ज्यादा किलिंग मचा देगा, बहुत सारे लोग इसके हाथ से मारे जाएंगे, तब इसे रोकने के लिए कौन होगा, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, हम लोग तो यहाँ पर नहीं होंगे, इसलिए बेवकूफी मत करो, इस लड़के को मरने दो, ये इसकी किस्मत में है। तो जूनियर ब्रदर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन ये फैसला मेरा है, मैं इमोर्टल्स की दुनिया में
नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पर सब कुछ गिव अप करना चाहता हूँ, मैं इस बच्चे की जिंदगी बचाना चाहता हूँ। तो सीनियर ब्रदर फिर से चिल्लाकर उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम में से कोई भी यहाँ पर इमॉर्टल्स की दुनिया में जाना डिजर्व करता है? क्या तुम्हें पता है कि इमॉर्टल्स की दुनिया में जाने के लिए या फिर यहाँ तक पहुंचने के लिए हम सभी ने क्या किया है? मैंने भी तकरीबन 200 लोगों की जान ली है, हम पांचों में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने 200 से कम लोगों की जान ली हो। बहुत सारे लोगों की जान लेने के बाद हम लोग इस जगह तक पहुंच पाए हैं। यही तो वजह है कि मेरे गुनाहों की वजह से पिछले 300 साल से इस माउंटेन के ऊपर मैं फंसा हुआ हूं, और अब यहाँ पर जब इस माउंटेन के ऊपर से निकलने का मुझे मौका मिल रहा है और बहुत ही जल्दी मैं इमॉर्टल्स की दुनिया में वापस जा सकता हूं, और तुम यहाँ पर सारे का सारे तपस्या को भंग करना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं ये लड़का यहाँ पर मरने वाला है, मैं यहाँ पर इसको मरते हुए नहीं देख सकता। और इसी के साथ ही एल्डर जो होता है फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी डालना शुरू कर देता है और कहता है, प्लीज ब्रदर माफ कर देना, मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं यहाँ पर इमॉर्टल्स की दुनिया में जाने से ज्यादा इस बात से खुश हूँ कि ये लड़का जो है दोबारा जिंदा हो जाएगा और दोबारा यहाँ पर वही काम करने लगेगा जो ये पहले करता था। सीनियर ब्रदर तो उसे पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी के साथ ही एक और एल्डर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ह्योंग बस करो, मुझे लगता है कि अब तुम यहाँ पर इसके पास ज्यादा जोर मत डालो, मैं भी यहाँ पर इसको ज्वाइन करने को तैयार हूँ, मुझे लगता है कि मैं भी इमॉर्टल्स की दुनिया में जाने के लायक नहीं हूँ, मैं भी अपनी लाइफ फोर्स इस लड़के को देने को तैयार हूँ। तो वो उसे कहता है कि सी वैंग तुम्हें क्या हो गया, अब तुम भी यहाँ पर इस तरह की बहकी बातें करने लगे हो। और तीसरा एल्डर भी उठकर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ह्योंग प्लीज माफ करना, पर मैं भी यहाँ पर इस बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता। और चौथा एल्डर कहता है, हाँ मैं भी इसको मरते हुए नहीं देख सकता, मुझे लगता है कि हमने अपनी जिंदगी गुजार ली है, हमारी जितनी गुजरनी थी गुजर गई। तो सीनियर उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों के तो दिमाग खराब हो गए हैं, एक आम बच्चे को बचाने के लिए तुम सभी लोग अपनी लाइफ को त्यागने को तैयार हो गए हो। चारों एल्डर्स जो होते हैं वो अपने सीनियर ब्रदर को वहां पर एक बात बताते हैं और उसे कहते हैं कि हम सभी लोग अब आगे नहीं बढ़ना चाहते, पिछले 300 साल से हम लोग सिर्फ और सिर्फ लालची हो गए थे और हम लोग इमॉर्टल्स बनने के लिए जहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान ले चुके हैं ताकि हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकें। लेकिन अगर हम लोग अपनी पास्ट लाइफ को देखते हैं तो पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम लोग बहुत ज्यादा अकेले हैं, हम पांचों के अलावा यहाँ पर हमारे पास था ही कौन। और अब जबकि हमें यहाँ पर एक बच्चा मिला है जो कि हमसे ज्यादा जिंदगी जी सकता है, हम उसे जिंदा कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर उसके लिए अपनी जिंदगी क्यों नहीं त्यागेंगे। सीनियर ब्रदर उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों की एनर्जी लेने के बाद भी ये लड़का 10 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा, क्योंकि इस लड़के की लाइफ फोर्स जो है वो वहां पर खत्म हो जाएगी जब तुम्हारी वाइटैलिटी इसकी बॉडी को करोड कर देगी। एल्डर्स से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसकी एनर्जी को सप्रेस करेंगे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जी सके। तो सीनियर ब्रदर उनसे कहता है, ये बात नहीं है कि तुम लोग इसकी एनर्जी को सील कर दोगे, बात यह है कि जब कभी इसका मर्डरस इंटेंट जो है वो एकदम से रिलीज होगा, जब सील उठेगी उस वक्त क्या होगा, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होकर रिलीज होगी कि इसका किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा होगा कि इसके सामने जो भी आएगा ये उसको मार डालेगा। चारों एल्डर्स जो होते हैं वो अपनी अपनी लाइफ फोर्स जो होते हैं वो उसकी बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देते हैं और कहता है कि हमें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है, और अगर जो लड़का 10 साल के बाद मर भी जाता है तब फिर ये इसकी किस्मत है कि ये 10 साल तक तो कम से कम जी पाएगा। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स उसकी बॉडी के अंदर पोर कर रहे होते हैं, जबकि इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर कहता है कि तुम सभी लोग पागल हो गए हो। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं तुम चारों बेवकूफों के अलावा अकेला यहाँ पर क्या करूंगा, मैं अकेला जिंदा रहकर यहाँ इमॉर्टल दुनिया में जाकर क्या करूंगा, ठीक है मुझे भी आने दो। और पांचवा एल्डर जो वो भी वहां पर अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है, तो पावर्स हमारे सांगू की बॉडी के अंदर डाल देते हैं ताकि सांगू को लाइफ फोर्स दी जा सके और सांगू जिंदा हो जाए। तो इसी के साथ ही वहां पर कुछ देर सुबह के वक्त का सीन दिखाता है कि हमारा सांगू उठ जाता है। जब वो उठता है तो वो सामने अपने 5 बुड्ढे मास्टर्स को देखता है, चिल्लाकर कहता है कि तुम बुड्ढे खूसट लोग कौन हो। सीनियर ब्रदर जो होता है वो कहता है, देखो हमने यहाँ पर इसकी जान बचाई और ऊपर से हम सभी को यहाँ पर बुड्ढा खूसट कह रहा है, मुझे लगा ही था कि इस बच्चे की जान नहीं बचानी चाहिए, इसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। हमारा सांगू जब शिपा सुनता है कि इन लोगों ने उसकी जान बचाई है तो वो कहता है, क्या तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। और साथ ही वो सोच रहा था कि मेरा मुकाबला वहां पर एक टाइगर के साथ हुआ था, टाइगर ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और मुझे लगा था कि शायद मैं वहां पर मरने वाला हूं। अपनी बॉडी के ऊपर स्कार्स देखता है तो वहां पर उसके जख्म ठीक हो चुके होते हैं, तो वो कहता है कि मैं तो पूरी तरह से ठीक हो चुका हूं। फिर साथ ही वो कहता है कि उस टाइगर का क्या हुआ, तो वो कहता है कि उस टाइगर को तो तुमने मार डाला था, क्या तुम्हें याद नहीं है उस टाइगर को तुम्ही ने मारा था। फिर साथ ही एल्डर से पूछता है, बताओ तुम्हारा नाम है, तो वो कहता है कि हाँ मेरा नाम मुई है, मेरे स्टोन टैबलेट के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। और इसी के साथ ही उसे कहता है, मुई तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम अपने नाम की तरह ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे नाम की तरह तुमने अपनी जान बचा ली है और अब तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारना। और इसी के साथ ही वो एल्डर्स जो होते हैं उसके घर से बाहर चले जाते हैं, जबकि उनमें से एक एल्डर जो कि एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करता है वो कहता है कि हालांकि मैंने इसकी बॉडी के अंदर इसकी एनर्जी को सील कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी यहाँ पर इस लड़के को बहुत ज्यादा पेन होने वाला है जब भी कभी वो एनर्जी जो है वो एनर्जी सील जो है ओपन होगी। मां सांगू जो होता है वहां पर उनके बारे में सोच रहा था कि मैं तो पहली बार इन सभी ग्रैंड पास को देख रहा हूँ, लगता है कि ये लोग उस माउंटेन के ऊपर रहते हैं जिस माउंटेन के नीचे हम लोग शिकार किया करते थे। और इसी के साथ सांगू को वहां पर भूख लग जाती है, वो कहता है लगता है कि शिकार करना पड़ेगा और वो वहां पर से शिकार करने के लिए बाहर निकल आता है। और वो कहता है कि कितना टाइम गुजर गया, यहाँ पर से तो बर्फ सारी पिघल चुकी है, तो वहां पर बर्फ होती नहीं है क्योंकि पहले वहां पर बर्फ पड़ी हुई थी, तो मेरे ख्याल में वो
काफी महीनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा जो सांगू होता है उसे वहां पर सामने खरगोश दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये तो एक बहुत ही मोटा ताजा रैबिट है, चलो इसको पकड़ते हैं। तो हमारा सांगू जैसे वहां पर उस रैबिट का पीछा करने के लिए तेजी के साथ भागने लगता है, इसी के साथ ही उसका पाँव जो होता है वो एक जबरदस्त जंप लगाता है, क्योंकि अब वहां पर उसके पास एनर्जी आ चुकी है और एनर्जी की वजह से वो ऊंचे ऊंचे जंप लगा सकता है जैसे मार्शल आर्टिस्ट लगा सकते हैं। तो वो रैबिट से भी आगे निकल जाता है और सीधा जाकर झाड़ियों में गिर जाता है। तो हमारा सांगू कहता है ये अचानक से क्या हुआ, मैं तो बस वहां पर हल्का सा जंप लगाकर आगे बढ़ने वाला था, लेकिन इतना बड़ा जंप कैसे लग गया, इसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। फिर साथ ही वो कहता है मेरे साथ कुछ ना कुछ तो अजीब है, चलो मैं यहाँ पर चेक करके देखता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा सांगू वहां पर ऊपर की तरफ जंप लगाता है। जैसे वो जंप लगाता है तो हवा में बहुत ज्यादा ऊंचा चला जाता है, यानी कि वो जंगल में पेड़ों से भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। वो कहता है कि ये कैसे हो गया, मैंने तो यहाँ ऊपर सिर्फ जंप लगा और मैं इतना ऊंचा कैसे आ गया। और इसी के साथ ही ऊपर से फिर से वो नीचे जाकर झाड़ियों में धड़ाम से करके गिरता है और फिर से वहां से निकलता है और काफी खुश हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे पास कुछ सुपर पावर्स आ गई हैं और इनकी मदद से शिकार करना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और हमारा सांगू जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागना सीख लेता है और खरगोश को वहां पर भागते भागते बड़ी आसानी से पकड़ लेता है, जबकि ऊपर उड़ते हुए जो पंछी होते हैं वो ऊपर की तरफ जंप करके उड़ते हुए पंछियों को भी पकड़ लेता है। और साथ ही उसके पास अब यहाँ पर स्ट्रेंथ होती है, तो वहां पर एक बड़े से बोर को किक मारकर ही पकड़ लेता है और कहता है कि अब तो मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों है, मैं बड़ी आसानी के साथ शिकार कर सकता हूँ, मेरे लिए शिकार को पकड़ना मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद उसकी बॉडी के अंदर मर्डरस एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और सील कमजोर पड़ जाती है। और इसी के साथ ही बारिश हो रही होती है और उस बारिश में ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है उस माउंटेन के ऊपर जहां पर उस केव के अंदर एल्डर्स रहते हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब एल्डर्स ही दे सकते हैं। तो वो बेचारा लुढ़कता हुआ अपने पेन को दबाते हुए ऊपर की तरफ जाता है और उस माउंटेन में केव के अंदर आ जाता है। तो वो एल्डर्स होते हैं वहां पर ध्यान लगाकर बैठे होते हैं, सभी वहां पर अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। किसी के साथ ही वो अंदर आता है और कहता है कि बुड्ढे खुश तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, मेरी बॉडी को क्या हुआ है। इसी के साथ ही वो काफी गुस्से में होता है। अभी उसकी हालत बिल्कुल वैसी होती है जैसी कि आपने एपिसोड 6 के एंड पर देखी थी। तो उसका चेहरा लाल हो चुका होता है, उसकी नसें फूल चुकी होती है। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ किया क्या है। तो वो एल्डर उसे कहता है कि देखो तो ये बच्चा फिर से यहाँ पर शोर मचाते हुए चला आया है। तो हमारा सांगू से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया, बताओ मुझे क्या किया है। तो एल्डर आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि बच्चे तुम्हें इसको बर्दाश्त करना होगा, ये दर्द तुम्हें सारी जिंदगी होता रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हें अपनी पावर्स दे दी थी, हमारी पावर्स तुम्हारी बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं है। और साथ ही वहां पर एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करना शुरू करते हैं, जबकि सांगू कहता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम मुझे मार क्यों रहे हो। लेकिन उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को वहां पर दबाने की वजह से उसकी पावर सील हो जाती है और वो कहता है कि मुझे अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है। इसी के साथ ही एल्डर उससे पूछते हैं कि बच्चे क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो वो कहता है नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये बताओ कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। तो एल्डर उसे कहता है कि हम पांचों ने जहां पर अपनी लाइफ फोर्स तुम्हारी बॉडी में डाल दी थी, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी की जितनी पावर थी वो सारी की सारी जो हमने इकट्ठी की थी वो तुम्हें चली गई। हालांकि उस वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई इनर कोर नहीं थी, लेकिन 5 एल्डर्स की एनर्जी एक साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो सारी की सारी एनर्जीज जो है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होने की कोशिश कर रही हैं। इसी वजह से वो सारी एनर्जीज जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी कोर के इर्द गिर्द लिपट रही हैं। हमारे पास इस वक्त और कोई रास्ता नहीं था तुम्हारी जान बचाने के लिए। अगर तुम तुम्हारी बॉडी के अंदर उस इंटरनल कोर को नहीं बनाते तो फिर तुम जिंदा नहीं रह पाते, तुम्हारी इंटरनल एनर्जी की वजह से तुम बच पाए हो, वरना तुम मर जाते। तो सांगून से कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस चीज को अब निकाल दो, अब जबकि मैं यहाँ पर बच चुका हूँ तो तुम इस चीज को बाहर निकाल दो। तो एल्डर उसे कहता है कि बच्चे ये पॉसिबल नहीं है। तो वो कहता है क्या ये पॉसिबल नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ ये पॉसिबल नहीं है, हमने कहा ना कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, हमें करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा तुम्हें बचाने के लिए। सांगू जो होता है वो आगे से चलाना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर ये दर्द बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी बॉडी वापस चाहिए, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसे रिवर्स करो, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, वो ठीक था, मैं यहाँ पर रोजाना दर्द में नहीं रह सकता। जबकि सीनियर ब्रदर उनसे कहता है देख लो मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि इस बेशर्म बच्चे को मत बचाओ, इस लड़के की जान बचाने के बदले में ये आगे से हमारे पर सवाल उठा रहा है कि हम लोगों ने इसके साथ गलत किया है। तो सांगू उसकी बात सुनने के बाद अब खामोश हो जाता है, क्योंकि वाकई में वो यहाँ पर उनके साथ जिद कर रहा है, हालांकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। तो एल्डर उसे कहता है कि बच्चे अब हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपनी सारी एनर्जी तुम्हें दे दी और उसके बाद अब यहाँ पर तुम्हें अपनी एनर्जी को खुद ही यहाँ पर सील करके रखना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर अपनी की कंट्रोल के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो, यानी कि तुम्हारी कोर एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लेते हो, तो फिर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस एनर्जी को सप्रेस कर पाओगे। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी पावर है जो हम 5 एल्डर्स ने दी है, तुम्हें उस सारी की सारी एनर्जी को एक एक करके यानी थोड़े थोड़े समय में अपने आप को कंट्रोल करना सिखाना होगा, ताकि तुम उस एनर्जी को कंट्रोल करके यूज करना भी सीख सको। और इसी के साथ ही उसे बताते हैं अपने 5 के बारे में कि उन 5 के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। उनमें से एक एल्डर जो होता है उसके पास स्पेशल टेक्निक होती है जिसका नाम इवल हैंड टेक्निक होता है, वो उसे इवल हैंड टेक्निक सिखाते हैं। दूसरे एल्डर के पास फिस्ट, पाम और लेग टेक्निक होती है, और तीसरा एल्डर जो होता है उसे वहां पर तलवारबाजी की टेक्निक सिखाता है, और चौथा एल्डर उसे वहां पर एक्यूपंक्चर टेक्निक सिखाता है, और 5वां एल्डर जो सीनियर ब्रदर होता है वो उसे वेपन टेक्निक सिखाता है कि किस तरह से वो तलवारों को यूज कर सकता है और तलवारों यानी खास तलवारों को किस तरह से यूज किया जाता है।
जाता है। तो पांचों एल्डर्स जो होते हैं वहां पर अपनी सारी की सारी टेक्निक्स जो भी उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में सीखी होती है वो सारी से दे देते हैं, यानी कि वो उनके इसके मास्टर बन जाते हैं और उसे की कंट्रोल करना सिखाते हैं ताकि वो जहां पर अपनी बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट्स होते हैं उन इफेक्ट्स को कम कर सके और आहिस्ता आहिस्ता उसके इफेक्ट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। सांगू 5 साल तक उन एल्डर से ट्रेनिंग लेता है, 5 साल तक वो उनकी सारी टेक्निक्स को सीखता है, साथ ही उनकी दी हुई एनर्जी को कंट्रोल करना सीखता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वो एल्डर्स जो होते हैं वो कमजोर होते जाते हैं। तो फाइनली एक दिन आता है जब वो एल्डर्स जो होते हैं वो इतने कमजोर हो चुके होते हैं अब वो यहाँ पर अपनी जगह से उठ भी नहीं सकते। वो पांचों एल्डर्स जो होते हैं वहीं पर अपनी केव के अंदर एक दूसरे की तरफ चेहरे करके बैठे होते हैं। तो हमारा सांगू कहता है कि मास्टर्स प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सका, मेरी वजह से तुम सभी मास्टर्स को यहाँ पर अपने इतने सालों की तपस्या को खत्म करना पड़ा और तुम सभी लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। और पांचों मास्टर्स वहां पर बैठे बैठे मर चुके होते हैं और मरने से पहले उन्होंने एक लेटर उसके नाम लिखा होता है कि यहाँ पर से बाहर निकलने के बाद इस केव के दरवाजे को बंद कर देना ताकि हम पांचों जो है यहीं पर पांचों दोस्त की तरह एक दूसरे को देखते देखते इसी जगह के ऊपर हमेशा के लिए रह जाए। मरते वक्त हम लोग तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते थे, इसी वजह से हमने यहाँ पर इस लेटर में तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। हम पांचों एल्डर्स की तरफ से इस लेटर के अंदर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इसलिए प्लीज यहाँ पर अब अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से गुजारना। तो जहाँ पर हमारा जो सांगू होता है उसके पांचों मास्टर्स जो होते हैं वो मर जाते हैं और मरने के साथ वो एक लेटर छोड़कर गए होते हैं जिसमें लिखा होता है कि हमारे मरने के बाद यहाँ पर इस केव को गिरा देना। तो हमारा सांगू जो होता है केव को गिरा देता है, साथ उनके लेटर को वहां पर पढ़ रहा होता है। उस लेटर के अंदर उन लोगों ने अपनी भावनाएं लिखी होती है और उसके बारे में सारी बातें उन्होंने लिखी होती है कि उसके बारे में वो क्या कुछ सोचते थे। और वो कहते हैं कि हम पांचों जो थे इस बात से काफी ज्यादा खुश है कि हमने यहाँ पर तुम्हें सिखाया और तुम्हें यहाँ पर इस काबिल बनाया कि हम सभी लोगों ने बहुत ही लंबी जिंदगी गुजारी है, लेकिन इस लंबी जिंदगी में जो हमारी खुशियों के पल थे वो सिर्फ और सिर्फ वो 5 साल के थे जो हमने तुम्हारे साथ गुजारे हैं। हमें यहाँ पर वो 5 साल अपनी मरने के बाद भी याद आते रहेंगे। लोग यहाँ पर तुम्हें देखकर गुड बाय नहीं बोल सकते थे, इसी वजह से तुम्हें मिले बिना ही यहाँ पर से जा रहे हैं। हमने जो पावर्स तुम्हें दिए वो पावर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा किलिंग नेचर है क्योंकि हमारी किलिंग नेचर यहाँ पर तुम्हें पास डाउन हुई है क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की जान ली है। अगर वो किलिंग नेचर कभी एक्टिवेट होता है तो उसके बाद तुम भी यहाँ पर लोगों को मारना शुरू कर दोगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम इन पावर्स को सप्रेस करना सीखो, तुम्हें की को कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि तुम इन पावर्स को सप्रेस कर सको। और लेकिन एक और बात यहाँ तुम्हें बताना चाहते हैं कि हमारी पावर्स की वजह से अब तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है, तुम 10 साल में मरने वाले हो, लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर जाकर गार्डियंस को ढूंढना होगा। म्यूरियम वर्ल्ड के अंदर गार्डियन फैमिली को जाकर ढूंढो क्योंकि गार्डियंस ही वो लोग थे जिन लोगों ने हमेशा यहाँ पर पिछले 300 साल से सील किया हुआ है। हो सकता है कि वो तुम्हारी इस बीमारी का कोई तोड़ निकाले और तुम्हारी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सके। हमें इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है कि हम लोग तुम्हारे साथ और ज्यादा टाइम नहीं गुजार सके और हम तुम्हें और ज्यादा टाइम यहाँ पर इस दर्द से निजात नहीं दे सकते। अब अगर दोबारा अगर तुम्हारी पावर्स जो एक्टिवेट होती है और तुम्हें दर्द होता है तुम्हें खुद ही यहाँ पर उसको संभालना होगा, तुम्हें खुद ही यहाँ पर उससे निकलना होगा। और साथ ही उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी और एक लंबी जिंदगी गुजारना क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर से अपनी जिंदगी तुम्हें देकर जा रहे हैं। तुम्हारा सांगू वहीं पर बैठकर उस लेटर को पढ़कर रोना शुरू कर देता है, फिर साथ ही कहता है कि मास्टर्स तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा अपने अच्छे से सर्वाइव करवाने की और एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। तो वो सभी लोगों को वो वहां पर श्रद्धांजलि देने के बाद वहां पर से वापस आ जाता है। जैसे वो अपनी कुटिया पे वापस आता है तो उसी के साथ से महसूस होता है घर के अंदर पहले से कोई मौजूद है। तो वहां पर कोई होता है जो कि उसके बॉक्स के अंदर उसके अंदर अपने बॉक्स के अंदर वही लॉकेट उतार कर रखा होता है जिसके ऊपर मुई लिखा होता है। तो वो उस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है। तो जैसे हमारा सांगू अंदर आता है वो कहता है कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम कोई चोर हो, मेरी चीजें क्यों निकाल रहे हो। तो इसी के साथ ही वहां पर आदमी जो बैठा होता है वो उसे कहता है कि बच्चे अंदर आ जाओ। सांगू उसे देखने के बाद सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन है, लगता है कि इस जंगल में कोई नया हंटर आया है जो कि शायद यहाँ पर इस कुटिया में मेरे साथ रहना चाहता होगा। और इसी के साथ ही उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। तो वो अंकल जो होता है वो वहां पर उसके लॉकेट को निकालता है और उसे कहता है क्या ये लॉकेट तुम्हारा है, यानी ये नेकलेस तुम्हारा है। तुम्हारा सांगू उसके पास जल्दी से छीन लेता और कहता है कि ये मेरा है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरी चीजों को छूने की, तुमने यहाँ पर मेरे घर की तलाशी ली। तो इसी के साथ ही वो जो बंदा होता है वो अपने पास से अपने गले के अंदर से एक लॉकेट निकालता है और उसे कहता है देखो मेरे पास भी सेम टू सेम एक लॉकेट है और ये वाला जो लॉकेट है तुम्हारे लॉकेट का टूटा हुआ टुकड़ा है, जरा क्या तुम इन दोनों को आपस में जोड़कर देखोगे क्योंकि ये लॉकेट जब तुम पैदा हुए थे मैंने तुम्हारी मॉम को दिया था। तो ये बात सुनते ही हमारा सांगू काफी हैरान होता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि ये स्टोन जो है इसे क्राइंग सोल स्टोन कहा जाता है। अब इसे तोड़कर 2 हिस्से कर दिया जाता है तो हम लोग एक हिस्से की मदद से दूसरे हिस्से को ढूंढ सकते हैं। तो इसी स्टोन की मदद से मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर चला आया। और इसी के साथ ही हमारा सांगू दोनों टुकड़ों को जब जोड़कर देखता है तो वो दोनों टुकड़े परफेक्टली मैच्ड होते हैं, यानी कि वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसी के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उसे कहता है कि बेटा प्लीज मुझे माफ कर देना, जब तुम पैदा हुए तब मुझे पता नहीं था, मैं बस तुम्हारी मॉम को ये लॉकेट देकर आ गया था। बहुत ज्यादा लेट पता चला तुम्हारे पैदा होने का, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम पैदा हो चुके हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें जल्दी ढूंढते हुए आ जाता, प्लीज बेटा मुझे माफ कर देना। तो ये बात सुनने के बाद सांगू सोच रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। तो वो उसे कहता है
कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर साथ ही वो उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है कि मेरा नाम मुई है। तो हमारा सांगू से अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मुई है। तो वो उसे कहता है क्या ये तुम्हारा नाम तुम्हारी माँ ने रखा है। तो वो कहता है नहीं, मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इस स्टोन टैबलेट के ऊपर मुई का लफ्ज लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर यही नाम रख लिया क्योंकि सभी लोग मुझे मुई कहकर ही पुकारना शुरू कर दिया था। तो ये बात सुनने के बाद फादर बेचारा बहुत ज्यादा अफसोस में होता है कि यहाँ पर मेरे बच्चे के साथ क्या कुछ गुजर गया। इसकी अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं पता और इसकी मॉम पता नहीं इस वक्त कहाँ पर होंगी। और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हारा सरनेम डोंग बैंग है, यानी कि तुम्हारा पूरा नाम मुई डोंग बैंग हो गया। मैं तुम्हारा फादर हूँ, मेरा नाम गोजिन डोंग बैंग है। तुम्हारे सांगू को फिलहाल के लिए यहाँ पर किसी भी बात की समझ नहीं आ रही होती क्योंकि अचानक से एक आदमी वहां पर आता और आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मेरा नाम गोजिन डोंग बैंग है और तुम्हारा नाम मुई डोंग बैंग है। तो क्या वो इस बात को इतनी आसानी से मान लेगा। तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि बताओ कि तुम इतने अरसे तक क्या करते रहे हो, यानी कि अभी तक तुम क्या करते रहे। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस जंगल में चारे का काम कर रहा था ताकि जानवरों को ल्योर करके ला सको और वहां पर शिकारी उनको पकड़ लें। तो जैसे उसका फादर ये वाली बात सुनता है वो बेचारे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसका बच्चा बेचारा कितने अरसे से यहाँ पर ये सब कुछ इतना संघर्ष कर रहा था और जिंदा रहने के लिए सब कुछ कर रहा था। और इसी के साथ ही उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि मेरे बच्चे अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा सांगू जो होता है उसे भी वहां पर एक बहुत ही फैमिलियर सी फीलिंग आती है, ऐसी जैसे कोई बहुत ही प्यार के साथ उसे अपने गले से लगा रहा हो। तो गोजिन उसे कहता है कि चलो बेटा अब घर चलते हैं, तो क्योंकि तुम्हारा घर है तो तुम्हें यहाँ पर इस जगह पर जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। तो सांगू कहता है क्या मेरा घर भी है। तो उसके फादर उसे कहते हैं हाँ तुम्हारा अपना घर भी है और तुम्हारे दादाजी भी हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी के पास लेकर जाऊंगा। जबकि सेम टाइम के ऊपर हमें दूसरी तरफ एक लड़की का सीन दिखाता है जो कि हमारी मिस शिन होती है। मिस शिन जो होती है वो भाग रही होती है क्योंकि माहवा पैलेस के लोग उसके पीछे लगे होते हैं, वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं जबकि मिस शिन भागती भागती आगे की तरफ बढ़ रही होती है और वो साथ उसके ऊपर अटैक्स भी कर रहे होते हैं। जबकि सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ गोजिन अपने बेटे को लेकर बाजार से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वहीं पर बाजार में जाते हुए बाजार में बंस पड़े होते हैं। तुम्हारे सांगू की नजर बंस के ऊपर पड़ती है तो उसके फादर उसे कहता है क्या तुम्हें बंस खाने हैं, क्या तुम्हें ये पसंद है। तो वो कहता है हाँ मुझे खाने तो है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो फादर जो होता है उसे वहां पर बंस की शॉप के सामने लेकर खड़ा हो जाता है। तो शॉपकीपर उसे कहता है कि क्या सर आपको यहाँ पर जो बंस खरीदने हैं। तो वो कहता है हाँ खरीदने तो है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो शॉपकीपर उसे कहता है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर किसी और शॉप पर जाएं, मैं यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं बेचने वाला। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार उसके सामने करता है और कहता है कि ये एक बहुत ही स्पेशल तलवार है, तुम इस तलवार को रख लो और इसके बदले में हमें यहाँ पर कुछ बंस दे दो। तो वो कहता है कि सर मैंने कहा ना कि यहाँ पर किसी और शॉप पर जाए, मैं यहाँ पर इस तरह से सौदा नहीं करता, मुझे पैसे देकर आपके पास पैसे हैं। तो उसका बाप उसे कहता है यानी गोजिन उसे कहता है कि इस तलवार के बदले में तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी कीमत मिल जाएगी क्योंकि ये बंस जो है ये इतने कीमती नहीं है लेकिन तलवार ज्यादा कीमती है। और इसी के साथ ये बात सुनने के बाद वो तलवार को निकालता है, तलवार के ऊपर बहुत सारे कट्स लगे होते हैं और वो काफी पुरानी हो चुकी होती है। तो वो कहता है कि क्या सर आप यहाँ पर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, ये तलवार तो ऐसे लगता है जैसे आप कहीं कचरे से उठाकर लाए हैं। और साथ ही यहाँ पर एक लोहार की दुकान होती है, वो उसे कहता है कि मिस्टर जैंग यहाँ पर आओ जरा इस तलवार को वैल्यूएट करो। तो वो उस तलवार को उठाता है और उसे चेक करने के बाद कहता है कि नहीं ये तलवार तो बिल्कुल बेकार है, ये तो यहाँ पर सब्जी काटने के काम भी नहीं आएगी क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर बहुत सारे स्कार्स पड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रैप मेटल है। तो गोजिन उनकी बात सुनने के बाद कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर इस तलवार को स्क्रैप मेटल कह रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है इस तलवार को सोल्स ऑफ आयरन से बनाया गया है। तो ये बात सुनने के बाद साथ ही वो उनसे कहता है अच्छा छोड़ो तुम लोग, तुम बस यहाँ पर इसके बदले में कुछ बंस दे दो, हाँ तुम इस तलवार को रख सकते हो, बदले में एक ही बंस दे दो। तो हमारा जो सांगू होता है वो अपने डैड से कहता है कि डैड मुझे बंस नहीं चाहिए, आप अपनी तलवार वापस ले ले, हम लोग आगे चलते हैं। जबकि उसका डैड उसे कहता है नहीं नहीं बेटा तुम सब्र करो, मैं अभी यहाँ पर तुम्हारे लिए बंस खरीद देता हूँ, पहली बार मेरे बेटे ने यहाँ पर मुझसे कुछ मांगा है तो मैं क्या उसे बंस नहीं लेकर दूंगा। और उसी के साथ ही वो तलवार रख लेता है और शॉपकीपर उसे बदले में कुछ बंस दे देता है। वो दोनों फिर से वहां पर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो गोजिन उसे कहता है कि बेटा तुम यहाँ पर इन बंस को खा क्यों नहीं रहे, अगर तुम इसे जल्दी से नहीं खाओगे तो ये ठंडे हो जाएंगे और फिर टेस्टी नहीं रहेंगे। तो इसी के साथ वो बन उठाता है और उसे खाना शुरू कर देता है। तो ऐसे जैसे एक छोटा बच्चा अपने बाप के साथ चलता हुआ जा रहा है और साथ ही चीज लेकर खा रहा हो, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन लग रहा होता है। यहाँ पर फिर साथ ही वो अपने फादर की तरफ देखता है, फादर उसे कहता है क्या हुआ। वो कहता है नहीं नहीं फादर कुछ नहीं, मुझे बस अच्छा लग रहा है। इसी के साथ ही वो दोनों वहीं पर रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। जहाँ पर वो रेस्ट करने के लिए बैठेंगे मिस शिन भी वहीं पर उसी तरफ ही आ रही है। तो फिर आगे का क्या सीन बनने वाला है ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।